अस्सलाम वालेकुम चबीज़, वेलकम बैक इन द लास्ट एपिसोड ऑफ कॉमिक द विलेन सेंटर द गेम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। तो यस एपिसोड के स्टार्ट में हमें विंटर का सीजन दिखाया जाता है जहाँ पे परिंदे उड़ रहे होते हैं और विंडो से ये मंजर जो है शशला देख रही होती है और दिल में बोलती है कि मेरी बेटी पैनी क्यों है जब वो 18 साल की हो जाएगी। चलो मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊं कुछ टाइम पहले की। ये कहते हुए वो लेटर लिखना शुरू करती है और बोलती है कि मैं सोमर के एक पैलेस में पैदा हुई थी। वहां पर पैदा होना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, उसमें उधर पैदा होने में मुझे कुछ स्पेशलिटी नहीं लगती थी, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ पर हमेशा स्प्रिंग रहता था और उसके दिन कभी खत्म नहीं होते थे। उसके बाद एक दिन मुझे जंगल में एक शख्स मिला। जब मैंने उसको देखा तब उसका जिस्म पूरा कटा हुआ था, मतलब वो हर तरफ से चोट निकला था, मतलब बहुत ज्यादा उसको चोट लगी थी और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं समझ नहीं पाई वो किस तरह हमारे बॉर्डर को तोड़कर अंदर आया, और मुझे पता था कोई अगर छुप कर चोरी से ऐसे बॉर्डर को तोड़कर हमारी टेरिटरी में आता है तो उसके लिए क्या रूल्स है, लेकिन उसके बावजूद मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। और हमारे जो लीडर है उन्हें मैंने नहीं बताया कि कोई छुपके से यहाँ पर आ चुका है। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो लड़का मुझे एक ऐसी दुनिया के बारे में बता रहा था जहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वहां पर समर में फूल खिलते थे और विंटर में वो झड़ जाते थे। उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही सोल्जर्स में भर्ती हुआ है और उसकी साथी और वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आए थे जहाँ पर उसके साथी थे मर चुके थे। बेशक अमन के लिए सेक्रीफाइसेस तो देने पड़ते हैं। उसके बाद उसने मुझे अपनी दुनिया के बारे में और कुछ बताया। मैं वो सब सुनकर हैरान थी कि कैसे ऐसा मुमकिन है कि कोई जगह ऐसी भी हो। उसने मुझे बताया कि एक पहाड़ है, यहाँ पहाड़ के पीछे समंदर है, समंदर के पीछे फूल खिलता है। वो फूल समर में खिलते हैं और विंटर्स के अंदर मुरझा जाते हैं, फिर स्प्रिंग के अंदर दोबारा खिलते हैं। इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं, इसी की वजह से चीजें खूबसूरत होती हैं। मैं ये चीजें देखने के लिए इतनी बेताब थी कि मैं बजाय कुछ सोचते समझते उसके पीछे चल पड़ी अपने बॉर्डर के पार, जैसे कि मैं किसी लव स्टोरी की हीरो और हीरोइन हूँ। लाइक मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था पीछे से मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मैं उसके पीछे चल दी बगैर कुछ सोचे। जब मैं बाहर निकली तो बाहर की दुनिया सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि ऑथेंटिक भी थी। वाकई उसने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच था। यह जगह बहुत हसीन थी। हमें आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझे प्रपोज किया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ ऐसे बाद ही हमारे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे आए। बाय द वे, उन बच्चों को लेने के लिए मैंने बहुत मुश्किल की। वाकई ये बहुत मुश्किल फैसला था। इसमें मुश्किल बात ये नहीं थी कि उन्हें मुझे पैदा करना था, बल्कि मुश्किल ये था कि मैं उनको बड़ा होता हुआ देख नहीं सकती थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था और हर गुजरते वक्त के साथ ये परेशानी कि उनके लिए क्या कुछ चीजें तैयार करना है मेरे लिए सर का दर्द बनती जा रही थी। उनकी हर बर्थडे के लिए पैटर्न सोचना ये मुश्किल था। उनकी हर आगे आने वाले साल के साथ उनके लिए मैजिक की किताबें, उनके स्टाफ सोचना कि कौन सा डॉक्टर उन्हें किस चीज में मदद करेगा। उसके अलावा उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए कपड़े डिसाइड करना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और इससे भी ज्यादा मुश्किल बात ये थी कि अगर मैं कपड़े डिसाइड कर भी लूँ तो जब उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होगी तो ये कपड़े बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जाएंगे। ताकि ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तुम्हें मालूम है पैनी, हमारे समर के अंदर एक ट्रेडिशन है कि माँ अपनी बेटी के लिए जब उसकी शादी होती है तो एक फूलों का सर का ताज बनाती है। और वो फूल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मुरझाते, जिससे उसकी माँ के लिए अपनी बेटी के प्यार का पता चलता है। मैं ऐसे फूलों की तरह कब से कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरी मौत से पहले मैं ऐसे फूल देख लूँ और मैं तुम्हारे लिए ऐसा फूलों का ताज बना के जाऊँ। वाकई मैं तुम लोग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मैं हमेशा तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर यही कीमत है तुम्हारे बाप से मेरी मोहब्बत की तो मैं सदा करने के लिए कब राजी हूँ, क्योंकि उससे मिलने का मुझे कभी भी कोई रेग्रेट नहीं है। वो मुझे लाया और उसने मुझे ऐसी जिंदगी दी जो नॉर्मल लोगों की होती है, जिसमें गम है, जिसमें खुशी है, जिसमें प्यार है। उसने मुझे हर चीज दी और मैं इस बात का कभी भी रेग्रेट नहीं करूंगी। अगर वो मर रहा है और मुझे उसके साथ जाना पड़े तब भी कोई बुरी बात नहीं है। तो प्लीज मेरे बारे में मत सोचना पैनी। यहाँ पर हमें जंगल में पैनी को दिखाया जाता है जो जंग बहुत तेज ना कहीं भागकर जा रही थी। और यहाँ पर उसकी माँ उसको दोबारा कहती है कि पैनी अगर मैं चली भी जाऊँ तो रेग्रेट मत करना, क्योंकि जिंदगी और मौत ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बाप के साथ। कभी भी इस बात को अपने दिल पर मत रखना और हमेशा खुश रहना। और आगे में बताया जाता है वही जो लीचीज थे ना और कांटे थे वो पैनी के पाँवों को जकड़ लेते हैं। और यहाँ पर वो लेडी मतलब कि सबसे वो बोलती है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा प्रेशियस डॉटर हो, सबसे ज्यादा अनमोल हो, तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम वो वाहिद चीज हो जो इस बात पे सबूत है कि कभी मैं भी इस दुनिया में जिया करती थी। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अनमोल हो पैनी, इसलिए अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, आगे बढ़ो और सर उठाकर अपनी जिंदगी जियो। ये कहते हुए उसका लेटर एंड हो जाता है और यहाँ पे पैनी वो आ जाती है किराना यानी कि टाइम ऑफ गॉड के बाद और कहती है कि आओ मेरे सामने, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ किराना, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास है मेरे बाप की मैं तुमसे लेकर आऊंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से किराना को देख रही थी। यहाँ पे किराना उसकी तरह मरती है और कहती है गॉडनेस, वाकई तुम बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रही हो। अगर तुम्हें पता चल चुका है कि गॉड ऑफ टाइम और साथ में गॉड ऑफ वॉर का जो टाइटल है वो मुझे मिलने वाला है, यानी कि मैं आगे जाकर एक गॉड बनने वाली हूँ, तो यकीनन तुम मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई होगी। फिर भी तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन का अंदाज मुझे ही पसंद नहीं आया पैनी। तुम्हें ये कुछ ज्यादा अच्छे से कहना चाहिए था। यहाँ पे पैनी कहती है मुझे गॉड ऑफ वॉर का वो जो इसके हाथ में एक आप लोग को लॉकेट दिख रहा होगा,
वो गॉड ऑफ वॉर का कुछ लाइक सिंबल है, ठीक है। जैसे मैं पावर दूँ गॉड ऑफ वॉर की, जैसे अभी जो किराना है वो हासिल कर रही है, तो पैनी कहती है मुझे वो लॉकेट दो। तो किराना कहती है कितनी शेम की बात है, क्योंकि मैंने इसकी पावर जो है वो हासिल कर ली ऑलरेडी, तुम बहुत ज्यादा देर से आई हो। जैसे सुंदर पैनी कहती है कि मेरे ख्याल से तुमने अब तक पूरी पावर जो है उन्हें अब्जॉर्ब नहीं किया। मैं तुम्हारे दिल के साथ उन पावर्स को जो तुमने अब्जॉर्ब किया है वो भी निकाल दूंगी, तुम्हें समझ आ रही है ना, तुम तैयार रहो। ये बात सुनकर जो किराना थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुम छोटी बदतमीज बच्ची। ये कहते हुए वो मैजिक के बहुत सारे सर्कल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करती है, कहती है अब मरो। और ये कहती है वो जो सर्कल थे ना उससे पावर निकल कर सीधे जाती है पैनी के ऊपर। किराना बिल्कुल पैनी के सामने खड़ी थी, और बूम अटैक होते ही ना किराना बोलती है तो इतने बहादुर और फास्ट बोलने के बाद अब तो मेरे पावर्स के सामने खड़े भी नहीं होने की हिम्मत रख रही हो। क्योंकि यहाँ पर पैनी उसे सामने दिख नहीं रही होती है, उसे लगता है कि पैनी उसके वार के बाद मर चुकी है। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है पैनी पीछे उसकी अपेयर हो जाती है, और यहाँ पे किराना बोल रही होती है कि अब तुम्हें फर्क पता चल गया होगा एक गॉड और एक इंसेक्ट के बीच में। लेकिन इतने में पैनी उसके ऊपर अटैक कर देती है पीछे से, किराना मुड़ती है बचने के लिए, लेकिन वो अटैक सीधा जाके उसके दिल के ऊपर लगता है। और यहाँ पर किराना और पैनी दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। किराना दिल में सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लड़की रिकवर कैसे हो गई, क्या इसके पास एनएस की पावर है। बाय द वे अगर आप में से किसी को एनएस का नहीं मालूम तो वो वही गॉड है जिसने शुरू में जो पैनी है उसे वो जो दिया था, मतलब कि आशीर्वाद समय तो या कुछ ऐसी ब्लेसिंग दी थी, वो वाली गॉड एडनेस है, ओके। यहाँ पर किराना बोलती है कि मैंने जो अटैक इस पे किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे ये क्यों और भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, कैसा हो सकता है इसने मेरी अटैक की पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया हो। ये सोचते हुए वो कहती है कि मुझे अब एक ही दफा इसके ऊपर ऐसा अटैक करना होगा कि ये एक ही वार के अंदर बहुत ज्यादा मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, ताकि दोबारा उठने की हिम्मत ना करे और मेरी पावर जो है वो वेस्ट ना हो। ये सोचते हुए वो बहुत सारे जो एक पोर्टल्स होते हैं ना उन्हें एक्टिवेट करके उनमें से चाकू बरसाना शुरू कर देती है। लेकिन पहली वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से भी ना मतलब जमीन पे वार करता है और पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी किराना जो है वो अपना जो मैजिक है उसे एक्टिवेट करती है, और उसका जो मतलब जो उसके हाथ में एक अजीब सा वो दिख रहा होगा ना आपको वेपन, वो पैनी के बॉडी के आर पार हो जाता है। और सिर्फ वो एक नहीं होता, वैसे काफी सारे वेपन बनते हैं ना उस होल्स के अंदर से, सर्कल्स के अंदर से पैनी के ऊपर आके अटैक कर रहे होते हैं। और वो सारे वेपन्स पैनी के आर पार हो रहे होते हैं जिस्म के। किराने को लगता है अब तो गई पैनी, लेकिन अचानक से पैनी का दोबारा मैजिक एक्टिवेट होता है और लिटरली वो फिर से पूरी की पूरी रिकवर हो जाती है। यहाँ पे पैनी बोलती है कि जब मुझे लास्ट टाइम उसने अटैक किया था मुझे लगा था मैं मौत की कगार में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिकवर कर गई थी। मुझे नहीं पता क्या मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा है, जितना ही मुझ पर अटैक करी है मेरी बॉडी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मगर क्यों मैं अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग सी चीज फ्लो करती हुई महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन मेरा जो दर्द है वो कम होता जा रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ जॉय पर और सौरों को, यानी कि गम खुशी और सब कुछ बहुत ज्यादा एक साथ महसूस हो रहा है मुझे। मुझे लग रहा है मैं अपने हर वार के साथ एक एक्सप्रेशन को जता रही हूँ, अगर मैं सारे जज्बात को एक ही दफा दिखाऊं तो क्या मुझे दर्द होना खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए वो सारी इमोशंस को एक जगह कर करना एक वार करती है किराना के ऊपर, और उसके बाद किराना चिल्लाते हुए पीछे गिर जाती है, मतलब लिटरली पैनी ने उसे शायद नॉक डाउन कर दिया है। लेकिन किराना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो दिल में सोचती है अभी भी मुझे इस लॉकेट की जो पावर है उसे अब्जॉर्ब करना है, और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मुझे एक अटैक करना होगा। ये कहते हुए वो पैनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करती है, कि आप देखो ऊपर सर्कल जो है तैयार होने में किराना करी है और बहुत बड़ा सा एक वेपन तैयार करी है। यहाँ पे पैनी के हाथ में भी तलवार होती है, वो भी बस किराना को मारने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो किराना है वो पहले अटैक करती है और पैनी दूर जाके गिर जाती है। किराना बोलती है तो बताओ अब क्या तुम मर चुकी हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम कैसे इतनी इतनी सी छोटी होकर इतनी लड़ाई को ब्रेक कर सकती हो, मतलब लंबा कर सकती हो। इतनी में से आवाज आती है कोई तालियां बजा के आ रहा है, क्योंकि कोई और नहीं एडना था, और यहाँ पर जो एडना है वो गॉड ऑफ इविल है। किराना बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एडना बोलती है मैं तुम्हारा जो मौत का चेहरा है ना उसे देखने आई हूँ यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है किराना, और जैसी वो ये बात बोलती है ना किराना की बॉडी के अंदर काफी सारी जैसे जंजीरें होती है ना वो आ जाती हैं और वो उसे पकड़ रही होती है। किराना बोलती है क्या तुम ये क्या कर रही हो एडना, तुम मुझे मार नहीं सकती, आखिरकार हम दोनों का जो लेवल है ना वो सेम है, तो तुम मुझे सजा नहीं दे सकती। एडना बोलती है कि ये मैं नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है ये मैं कर रही हूँ, मैंने तो तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि गलत लोगों के साथ पंगा मत लो। और यहाँ पर फिर हमें पैरी को दिखाया जाता है कि ये जो जंजीरें आ रही है ना ये पुरानी पैरी की जादू से आ रही है, और पैनी ना बहुत डिफरेंट लग रही होती है, बहुत प्यारी भी लग रही होती है, बिल्कुल इविल मोड में। पैनी यहाँ पर जो किराना है वो बिल्कुल उसके सामने बंधी हुई पड़ी होती है। पैनी वो बहुत ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रही होती है मैजिक को काज करते हुए, और किराना के मुंह के ऊपर आप साफ साफ मौत का खौफ देख सकते हो, वो लिटरली चिल्ला रही होती है कि नहीं प्लीज मुझे मत मारो। अगले एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जसन की स्क्रीन के ऊपर वार्निंग वार्निंग लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। सारे बोलते हैं कि जसन को क्या हो गया, यहाँ पर हमें कोई भी एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, हम लोग क्यों नहीं अंदर घुस पा रहे, सारी जो चीजें हैं वो रखी हुई जा रही। लेकिन वो बोलता है कि हमारी जो परमिशन थी वो भी सारी बंद होती जा रही है, हमें कोई परमिशन नहीं मिल रही है सिस्टम की तरफ से, क्या हमें वाकई कुछ करना चाहिए, हम कैसे उन तक मैसेज पहुंचाएं। यहाँ पे जेम्स और वही लड़का जो लास्ट टाइम एनिस के साथ आया था कि दोनों ही काम करने में लगे होते हैं, वो लड़का बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी कुछ कहने की, लेकिन किस्मत हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं फोर्स पावर्स को फोर्स करूँ इसके अंदर घुसने के लिए, लेकिन इतने में जो जेम होता है वो बोलता है कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अंदर उस लड़की को चोट पहुंचा सकते हैं।
और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस तरह उसे तकलीफ पहुँचेगी। इतने में वो लड़का बोलता है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें चलते जा कोई तरीका ढूँढना होगा गेम के अंदर जाने का। इतने में कोई बोलता है कि हमें वो तरीका पता चल गया कि कौन लड़की अंदर फँसी हुई है, हमें उसकी बॉडी के बारे में मालूम पड़ गया। ये टीम आगे बढ़ते हुए बताती है कि ये लड़की पिछले 3 महीनों से ना इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसकी माँ से डॉक्टर से पूछा था कि स्पेशल जो ट्रीटमेंट है उसे हम शुरू कर दे रहे हैं। उसकी माँ ने कहा ऑलरेडी मैं बहुत मुश्किल से पैसे जुटा पा रही हूँ उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन अगर आप लोग ये भी शुरू कर देंगे तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगी। यहाँ पे बताया जाता है, ये जो लड़की यहाँ पे मौजूद है, इसकी शादी बस चल रही है, लेकिन इसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। खैर ये लोग बोलते हैं, हमें कोई यहाँ पर वो बीने वाला लड़का बोलता है कि तुम्हारी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता, लेकिन बस यही वो चीज़ है जो मुझे मालूम हुई है। और उसके बाद ना वो एक पेपर गेम उसके हाथ में देता है, वो बोलता है कि 1 मिनट की इंटरेस्टिंग है, ये सोचते हैं, उसको पढ़ता है और पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। खैर हमें अंदर दोबारा गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मॉन्स्टर जो है वो तबाहियाँ मचा रहे होते हैं और एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इतने में एक बड़ा-सा मॉन्स्टर आकर एक लड़की के ऊपर और उसके बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हाइनेस आता है और किसी तरह उस आदमी को कोई मारती है उस मॉन्स्टर को और हाइनेस उस लड़की को अंदर कहता है कि जल्दी-जल्दी अंदर चलो और जब तक हालात बेहतर ना हो जाए, अंदर से बाहर मत आना। उसके बाद हाइनेस बोलता है कि अब मैं देख सकता हूँ कि गॉड के नाराज़ होने का जो नतीजा होता है वो क्या होता है। इतने में क्वीन बोलती है बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने में ही हाइनेस आता है कॉर्नर से ना और ये दोनों मिलकर दोबारा लड़ना शुरू हो जाते हैं मॉन्स्टर्स के खिलाफ। यहाँ पे वो लड़की अपने बच्चे को लेकर अंदर बैठ जाती है और देखती है कि अचानक से यहाँ पे ठंड यानी कि बिजली चमकना शुरू हो जाती है और आप लोग को याद है कि समर के अंदर मौसम बदलता नहीं है। ये कुछ यूनिक था और सारे हैरान थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस पे समर में मौसम हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन मौसम बदलना इससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। खैर वहाँ पर बच्ची जो उस लड़की को उस लड़की को बोलती है कि मदर वो क्या है? इतने में ही बताया है कि 137 ईयर्स के बाद मतलब 147 दिन के सालों के बाद था, यहाँ पर कुछ तब्दीली आई है मौसम में, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं। इतने में कोई बोलती है कि वहाँ से कुछ आ रहा है, ये कुछ बदल रहा है और बताया है कि उस थंडर्स के बीच में से ना वो एल्मेस्ट यानी कि वही गॉडेस बाहर आती है। जिसे देखकर यहाँ पर सारे लोग जो थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कार्लस उसने तो उसके गर्दन के ऊपर ना तलवार भी रख दी थी और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो और तुम हो कौन? और बोल इतने में एनिस बोलती है कि मुझे लगता है मुझे डर लग रहा है कि वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। इतने में बताया कि वैसी ही कोडिंग दिखना शुरू हो जाती है और जब ये लोग आसमान पे देखते हैं तो आसमान से कोई और नहीं पैनी नीचे आ रही होती है। डायलन बोलता है कि पैनी उसे क्या हुआ है, वो क्या कह रही है? इतने में ही जो एनिस होती है वो पैनी को पकड़ती है और बोलती है कि पैनी जल्दी उठो, होश में आओ। इस गेम को तुम्हारी कॉन्शियसनेस खाने मत दो, इस गेम को अपने पर हावी मत होने दो। या तो मुझे सुन सकती हो पैनी होश में आओ या फिर यूसी सॉन्ग। यानी कि अभी जो पैनी के अंदर सोल है ना उसका नाम यूसी सॉन्ग है, मतलब बॉडी का तो उनको पता चल गया, सोल का भी नाम पता चल गया। पैनी को ये होश में ला रही थी लेकिन वो होश में नहीं ला रही होती और सडनली एल्विस अपनी असल बॉडी में आ जाती है, यानी कि उसी लड़की की फॉर्म में आ जाती है और एक अलग सी जगह पे पहुंच जाती है। ये जगह भी गेम के अंदर है और लड़का जो था ना वो परेशान होता है कि क्या मैं तो गेम के अंदर था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? कि ये हिस्सा भी गेम के अंदर का है, मुझे यकीन नहीं आता और हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा स्टैंडिंग है। ये लड़का आगे बढ़ता है और बोलता है क्या तुम पैनी हो? और आगे बढ़ते हुए उससे सवाल करता है या फिर तुम ऋषि सॉन्ग हो? जिसके सामने जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है वैसे मैं तुम्हारी बात को क्लियर करने के लिए बता दूं, पैनी और यूजी सॉन्ग ये दोनों सिर्फ एक ही लड़की है, मतलब ये कोई और नहीं, यूजी सॉन्ग जो कि पैनी के अंदर सोल है वो ही है। अभी वो बताती है कि यहाँ पर देखो पैनी ने ये जगह बनाई है अपनी गेम के अंदर ही और यहाँ पर मुझे किसी सॉन्ग की वो पूरी मेमोरी दिखाती है। ये लड़का बिना पैनी के बराबर में आके बैठ जाता है और वो बोलती है लड़की ये जो नाम यूशी सॉन्ग है ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया, ये मैंने खुद से अपना नाम रखा है। वो लड़का बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ के साथ तुम्हारे ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है ना। तो लड़की बोलती है नहीं हाँ देख सकती हूँ शायद तुम मुझसे मिले हो। वो लड़का बोलता है नहीं वैसे मैं मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे बारे में बात करती है, बहुत ज़्यादा घबराती है और तब कब हैं। वो लड़की बोलती है हाँ मैं देख सकती हूँ, मुझे मालूम है वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं उनकी दिल से वो सिर्फ एक बेकार चीज़ हूँ जिसे वो हमेशा फेंक देना चाहती थी। कहते हुए वो लड़की कोशिश से होती है आगे बढ़ती है, उसे देखकर लड़का उसे रोकने जाता है लेकिन वो लड़की खामोशी से आगे बढ़ रही होती है कुछ कहते हुए और बोलती है मैं समझ सकती हूँ। वहाँ पर जो भी लोग थे वो सारे सिर्फ मेरे पीछे थे, लेकिन सिर्फ मेरी माँ थी जिसे मैं नहीं चाहिए थी। और ये उनकी गलती नहीं है, मैंने उनकी आँखों को देखा है, मैंने उन्हें पढ़ा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वो मुझे क्यों नहीं रखना चाहती थी, मैंने उनकी आँखों में देखा, उनकी आँखों में ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं करती या मुझे रखना नहीं चाहती। उनकी आँखों में खौफ था, वो खौफ, वो मुझे नहीं चाहती थी कि वो मुझे रखें। जैसे वो उनके लिए पता नहीं क्या चीज़ थी, जिससे उन्हें डर लगता था। यहाँ पर वो लड़का उसे कंट्रोल करने के लिए, कम्फर्ट करने के लिए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यूसी सॉन्ग। तो पेनी यानी कि यूसी सॉन्ग आके से कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ ना, मेरे पास सोचने के अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ? कि मैं इन चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँ, मेरे पास कुछ भी ना रहे। मैं चाहती थी उनकी मोहब्बत लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिल पाई। यहाँ पर जो लड़का होता है वो उसे कन्फ्रंट करता है और उसे कंसोल करने के लिए कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो, अगर तुम होश में आ जाती हो, तो वो लोग जो तुम्हें जिनको तुम बचाने चाहती थी, उनके बीच में हीरोइन बन के रह सकती हो। तुम इस स्टोरी की हीरोइन बन सकती हो। तो यहाँ पे यूट्यूब साहब कहती है कि नहीं मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती इस दुनिया में हर कोई मुस्लिम है। जैसे कि डायना उसने अपना यकीन खो दिया गॉड के ऊपर से
क्लैर जिसने अपने अपने को खो दिया और कार्लस जिसने अपने प्यारों को खो दिया। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं इस दुनिया में एक ऐसा किरदार बनना चाहती हूँ जिसने इन सबकी ज़िंदगी को बिताया, ताकि कम से कम किसी को तो ये बोल सके अपनी ज़िंदगी के बर्बाद होने का। ये सही होगा जैसे सुनकर। तो टीम सोचा वो चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम होश में आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें दोबारा उस दुनिया में लेके जाऊँगा। तुम्हें याद है जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिला था? तुमने कहा था तुम उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। यही तुम्हारी हकीकत है। तुम उनमें हीरोइन बन के रहोगी। तुम उनकी मेन लीड बनोगी। वो सब तुमसे प्यार करते हैं। बात सुनो मेरी यूशी सॉन्ग। लेकिन यहाँ पे यूशी सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, बल्कि मैं तो एक विलेन बनना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो जेम्स की तरफ देखती है और जेम्स वो परेशान हो जाता है कि इसे क्या हो गया है? ये तो इतना अच्छा कैरेक्टर है। अचानक से एक ऐसे गेम के ऊपर इतना हावी हो गई है और खुद को कंट्रोल नहीं करने दे रही और खुद भी इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गई है। खैर हमें बताया वापस से गेम के अंदर आ जाता है, वो जो सीन था वो वहीं कट हो जाता है। तो यहाँ पर पैनिक एट करता है कि अजीब सी गोल्डन सी मैजिक आ सकती है और ये अजीब सी जगह पर वो चली जाती है और फिर से डिस्टॉर्शन तबाही हो जाती है। आगे हमें दोबारा से वैसे ही कोडिंग वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे किराना जी जीरो बनी हुई थी, उसके सामने वो रॉकेट उड़ रहा था और उड़ते हुए वो पैनी के हाथ में चला जाता है। किराना चिल्लाती है कि वो मुझे वापस करो, जल्दी से मुझे वापस ले जाओ यहाँ पर। उस लॉकेट को लेते ही ना पैनी के अजीब सी पावर कास्ट होना शुरू हो जाती है। किराना चिल्ला रही होती है कि मुझे वो वापस करो, ये कहते हुए ना वो गायब हो जाती है धूम की तरह और वो रो रही होती है। खैर यहाँ पर बताया कि जो पेनी है ना, उस रॉकेट को लेकर हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। सालिस बोलता है कि क्या हो रहा है? पेनी तुम क्या कर रही हो? ये लोग तुम्हें सब क्या कह रहे हैं? तुम कहाँ जा रही हो? इतने में एनिमल बोलती है ये दुनिया ये पेनी को दबा कर देगी, मुझे मदद करने दो उसकी जाकर। ये कहते हुए पेनी की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो किराना है वो लोग को बताती है कि वो चाहती है वो सारे गॉडेस की जो पावर है उसे देगी। और अगर वो ऐसा कर लेगी और इसमें कामयाब हो जाएगी तो वो ही एक वाहिद गॉडेस रह जाएगी यहाँ पर, जिसे दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं होगी। बेशक उसके अंदर ना प्यार होगा और ना ही नफरत होगी, ना ही उसमें कोई चीज़ को पाने की उम्मीद रहेगी, ना ही सक्सेस होगी, ना उसमें कोई उम्मीद होगी, ना ही डिसअपॉइंटेड होगी। और जब पैनी ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ पर उसे कुछ फील ना हो, उसमें ना ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो, ना होप रहे किसी चीज़ के लिए, ना प्यार हो, ना नफरत हो, ना किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, कुछ भी ना हो उसमें। जो बात उससे पहले भी कही थी कि अगर मैं अपनी सारी पावर से एक साथ इस्तेमाल कर सकूँ तो हो सकता है मेरी तकलीफ होना बंद हो जाए, क्योंकि सारे इमोशन सारे एक्सप्रेशन मेरे पास से चले जाएंगे। यहाँ पर अचानक से दोबारा से एक आइडियाना आ जाती है पैनी की जो रोल है उसकी बात करती है यूसी सॉन्ग के पास और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुमने सबकी पावर्स ले ली है। यहाँ पर जो यूशी सॉन्ग होती है वो बोलती है शुक्रिया, तुमने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया। इसे सुनकर एडिना बोलती है मुझे मालूम है तुम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना नहीं आज चाहती थी, यानी कि कार्लस वगैरह को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये वही हो रहा है जो तुम चाहती थी। और ये कहते हुए सब वो कर रही होती है। यहाँ पर जो यूसी सॉन्ग होती है वो बोलती है कि एर्नेस्ट कहाँ है? और फिर ये कहती है ना वो जो गुड सोल होती है वो भी बाहर आ जाती है, गुड गॉड की सोल जो होती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब से तुमने मेरी पावर लिया है मैं हमेशा तुम्हारे इर्द एक सोल की तरह रहती हूँ, जैसे कि एर्नेस्ट तुम्हारे इर्द रहती है। लेकिन फिर भी जो तुम चाहती थी तुम्हें वो मिल चुका है। यूसी सॉन्ग ये दुनिया वो है जो तुमने बनाई थी बचपन में। और फिर हमें वापस वही ड्राइंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक गुड गॉड था और एक बैड गॉड था और वो दोनों यूसी सॉन्ग को खुश रख रहे थे। ये सोचते हुए वो जो गुड गॉड था वो उसे अपनी जो पावर थी वो भी दे देना शुरू हो जाता है और यूजी सॉन्ग के पास वो जो पावर थी वो भी चली जाती है। यूजी सॉन्ग उसे देखकर थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन उसे रख लेती है। और यहाँ पर जो गॉड ऑफ लाइफ होती है यानी कि अच्छी जो गॉड होती है वो बोलती है कि तुम्हें कोई रेगरेट है? तो ये चीज़ हम कहती है नहीं, मगर मैं हमेशा सोचती थी मुझे चाहिए क्या, मैं हमेशा सोचती थी मुझे मोहब्बत चाहिए, लेकिन मैं अब उसके पीछे क्यों हूँ? फिर हमें आगे बताया जाता है कि वही सीन जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि पहली बैठी हुई है माँ के गेट के पास और वो बड़ी हो गई है और उसका कम जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक लड़की आई थी उसके सामने जैसे वो बसती है कि तुम हो कौन, वो पुरानी यूशी सॉन्ग थी। यहाँ पे यूशी सॉन्ग उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पैनी बोलती है नहीं मेरे पास बताओ तुम मुझे ढूंढ चली जाओ। तो यूजी टॉक वही फूलों का जो सेटअप था जिसकी माँ कह रही थी तुम्हारे लिए बनाऊंगी, वो निकाल कर उसके सर के ऊपर रखती है क्योंकि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पैनी, कोई तुम्हारी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी कोई तुम्हारी गलती नहीं कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। जैसे ही पैनी ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा रोना शुरू हो जाती है और उसकी आंसू जो जमीन के ऊपर गिर रहे थे। यूशी सॉन्ग पैनी को उठाती है और पैनी लिटरली बच्चों की तरह मुसलसल रो रही थी। यहाँ पर आगे हमें बताया जाता है कि लाइट्स गुजरती हैं और हमें हृदय के अंदर पैनी को गिरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से कालिस आकर पैनी को गोद में ले लेता है और कहता है कि चलो जल्दी करो, जल्दी यहाँ से निकलो। डायमंड बोलते ही कब तक चलेगा, पैनी होश में क्यों नहीं आ रही, उसे जल्दी होश में लाओ। और यहाँ पर हमें पीछे इन दोनों को दिखाया जाता है, क्लेयर और कालिस को, जो कि पैनी को उठा लेते हैं, पैनी होश में आ रही थी, पैनी होती नहीं थी। यहाँ पर हमें दोबारा एनिस की स्टोरी दिखाई जा रही होती है, तो रो रही होती है। इसकी बातें हमें मतलब नाम कमल दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे उसकी मदद करने दो, वैसे होश में नहीं आएगी, मुझे मदद करने दो। लेकिन कोई पावर थी जिसको करीब आने से रोक रही थी और एंडलेस प्लीज प्लीज कहते हुए गायब हो जाती है और कहती है कि प्लीज उसे बचा लो। आगे हम बताया जाता है ग्रीनरी के अंदर ना पैनी लेटी हुई है कार्लिस की गोद में और क्लैर भी उसके पास ही है। यहाँ पे डायलन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी क्या कीमत अदा किया है जो वो होश में ही नहीं आ रही। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक दिन ना बहुत ज्यादा लाइक शांति हो गई है अचानक से और कमांडर आता है हाइनस और क्विन के पास।
तो कोई बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ बाहर, और फिर हमें बताया जाता है कि सब कुछ अब बेहतर हो गया है, जो वो थे ना मॉन्स्टर्स थे वो वापस अपनी जगह पर चले गए। और मौसम, तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर बर्फ गिर रही थी, मौसम बदल चुका था। जो कि देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लोग बच्चे पूछ रहे थे माओ से कि क्या है। और वहाँ पर जो लॉर्ड कार्लस थे जो कि मरने वाले थे, वो भी इंसान से ठीक हो जाता है। जिसे देखकर ससिला वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और लिटरली उससे गले मिल जाती है। यहाँ पे तुम बोलती है पहली दफा मैं बर्फ को देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आता, जो उससे वादा किया था उसने पूरा किया। मैंने बताया सब चीज़ें फंक्शनल हो जाती हैं, लाइक मैं जो काम कर रहा था वो शुरू हो जाता है और 10 दिन बाद ना अभी भी कोई जो है वो वहाँ से लाइक बालकनी से खड़े होकर नज़ारा देख रही होती है। फाइनली पीछे से आता है, कहता है मुझे यकीन नहीं आता 10 दिन हो गए मगर अभी तुम स्नो को सिर्फ दूर से ही देख रही हो। तुम कह रही हो फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, दूर से देखता हूँ। तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए, मुझे परेशान ना करो। खैर यहाँ पर जो पेनी है वो मतलब अभी तक बेहोश ही है, वो होश नहीं है। यहाँ पे एंडरसन ने बताया है कि सारे लोग जो है वो अब कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तिजारत करने का इंपीरियल सिटी के साथ, यानी कि डायलन की जो मुल्क है ना उसके साथ, क्योंकि उसका भी मैंने बताया था कि डायलन की आइडेंटिटी में ही आता है। हैरिस क्विन बोलती है कि क्या इन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। खैर ये अच्छा ही है, उसे काम करना शुरू भी कर देना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि सब तो ठीक हो गया लेकिन अब तक सब पैनिक उठने का इंतजार करें। और हाइनेस बोलता है लेकिन अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि पैनिक का होश में ना आना ही हम सबके लिए बेहतर है। और पहले हमें बताया जाता है पैनिक होश में आती है और यहाँ पर लाइक सब उसके पास आते हैं कि तुम ठीक। एपिसोड के साथ में हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल सी ना विंटर मॉर्निंग दिखाई जाती है और यहाँ पर ना सारे लोग मतलब बिल्कुल पैनी के सामने खड़े होते हैं और पैनी वो बेड के ऊपर बैठी होती है। जिस देखते ही ना क्लेयर फॉरेन से मिस पैनी कहते हुए उसके करीब आती है। यहाँ पे पैनी अपने आप को होश में आते हुए देखते हैं ना खुश होती है और कहती है कि क्यों तुम सब इतने नर्वस दिख रहे हो, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। यहाँ पे पैनी के ऊपर तो क्लेयर चढ़ी जाती है, कहती है मुझे बहुत याद आई आपकी, मैंने आपको बहुत मिस किया, शुक्र है आप ठीक हो, वरना अगर आपको कुछ हो जाता है मुझे अकेले में जी नहीं पाती। मुझे देखकर कार्य से दूर चल रहा था कि पैनी के ऊपर से उठो तो यहाँ पे फ्लैट जो है वो कंटिन्यूअसली रो रही होती है और उसके तक बोल देती है कि अगर आप होश में आ गई, अगर आप होश में नहीं आती तो लिटरली चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। टाइलर उसे देखता है और कहता है ये पैनी तुम्हें याद है जब तुम उस मिस्टी फॉरेस्ट की डेप्थ के अंदर थी तब वहां पे क्या हुआ था। तो पैनी कहती है नहीं मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं उस वक्त बेहोश हो गई थी और सब चीजें ब्लर हो गई थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो ठीक हो चुका है, सब कुछ अब ठीक हो चुका है, क्या ऐसा नहीं है। जिस सुनकर डायना जो है वो मुट्ठी बंद करता है और कहता है तुम्हें कैसे मालूम कि सब चीजें जो है वो ठीक हो गई हैं। पहली बोलती है क्योंकि तुम लोग मेरे सामने खड़े हो, तुम लोग को चोट नहीं लगी, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो और मुस्कुरा रहे हो, तो ऑफकोर्स सब कुछ ठीक हो ही चुका होगा ना। जिसे सुनकर जो डायना है वो अपने हाथ को ठीक करता है और कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। खैर इतने में फ्लैट जो है वो डायलन को धक्का देते हुए बाहर निकल दिया, कहती है ठीक है बस बहुत बातें हो गई, अब पैनिक को कपड़े भी चेंज करने होंगे, आप लोग बाहर जाओ ताकि वो चेंज कर देते हो और सही से हो सके। और वैसे भी तुमने बहुत बातें कर ली डायलन, ठीक है तो वो बाहर आके गेट को बंद कर देती है। यहाँ पे कार्लस बोलता है वो अभी भी उठी और तुम मुझे कैसे सवाल पूछते डायलन। तो डायलन कहता है तुम्हें नहीं याद वो स्ट्रेंज वुमन, वो उसने क्या कहा था हमें कि पैनी बदल चुकी है, वो अब वैसी नहीं रही जैसे हम लोग उसको जानते थे, कैसा हो सकता है। इसे सुनकर कार्लस कहता है कि मुझे किसी से भी ज्यादा अपनी बहन के अल्फाजात पे यकीन है, मुझे उस बेकार सी बात की बातों पे बिल्कुल यकीन है। जिसे सुनकर जो कार्लस होता है डायलन होता है वो कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल बदल गया हो। खैर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो पैनी है वो बाकी से मिलने जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, तो उसकी माँ चला वो तो रो रो के उससे लिपट ही रही होती है कि पैनी तुम ठीक हो, शुक्र है तुम्हें होश आ गया वगैरह वगैरह। जिसे देखकर क्विन दूर से बोलती है कि अब देखो तुम इन दोनों में से माँ कौन सी लग रही है और बेटी कौन सी लग रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाइनेस को जो कि गुस्से से like बिल्कुल बहुत ज्यादा काला हो रहा था और यहाँ पे क्विन से देख के बोलती है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। जो हाइनेस है वो बोलता है कि जो मैं पैनी को देखता हूँ ये बिल्कुल मुझे मेरी बहन की बचपन की याद दिलाती है, लेकिन जब मुझे एहसास होता है कि उसकी बॉडी के अंदर किसी स्ट्रेंज आदमी का भी खून बह रहा है तो मुझे इसलिए गुस्सा आ जाता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता। जो लॉर्ड कार्लस होते हैं जो लॉर्ड ग्लैंस्टोन होता है उससे भी कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं हाइनेस से उसके गुस्से में होने की, इसलिए उसके करीब जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ के कहते हैं कि प्लीज तुम्हारी सिस्टर जो है वो मेरे साथ सेफ है, तो इसलिए बुरी बातें सोचना बंद कर दो। यहाँ पे हाइनेस वो गुस्सा करता है और उसकी तरफ देखते हुए उस दोनों शोल्डर से पकड़ के कहता है कि तुम्हारी कोई बहन है, अगर बहन होती तो तुम्हें बात समझ आती, मुझे यकीन है तुम्हारी कोई बहन नहीं होगी तभी तुम हमारी बातों को समझ नहीं सकते। इतने में ही जो सैसिला होती है वो इन दोनों के बीच में आ जाती है और हाइनेस बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें ये बात समझ ही आ रही है। तो हाइनेस बोलता है तो तुम्हें फाइनली रियलाइज हो ही गया कि तुम मेरी छोटी बहन हो। यहाँ पे ये सारे रैंड लोग की हरकतें देख रहे होते हैं, पैनी हंस रही होती है और कार्लिस बेचारा शर्मिंदा हो रहा होता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे बड़े। हर डायलेंस उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है पैनी से, उसे कुछ चीजें ना ठीक नहीं लगी होती। फिर भी वो पैनी से बोल रहा है कि पैनी अगर यहाँ पर हमारे सारे काम खत्म हो चुके तो मेरे ख्याल से हमें समर टेरिटरी से चले जाना चाहिए, वहां पर डॉक्टर और प्रीस्ट होंगे जो कि तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी चेकअप वगैरह में। पैनी कहती है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे ख्याल से ये मौसम ठीक नहीं है ना बाहर जाने के लिए, हम फिर कभी चलेंगे। डायलिन बोलता है कि मौसम ठीक तो है, बाहर जाने में क्या बुराई है इस मौसम में, अभी तो बिल्कुल साफ मौसम है। पैनी कहती है नहीं यहाँ पे देखो बिजली चमक रही है और की कहते ही ना डायलिन के पीछे एक बहुत बड़ी बिजली चमकती है और अचानक से बहुत ज्यादा थंडर लाइक स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है। डायलिन बोलता है अभी तो मौसम साफ था, अचानक से बिजली का चमकने शुरू होती है। पैनी कहती है हो सकता है कोई टाइफून आने वाला हो। डायलिन कहते हैं मुझे यकीन नहीं आता इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि सर्दियों में एक टाइफून का आना ये बहुत ज्यादा अनकॉमन चीज है। खैर बताया रात हो रही होती है और विंडोज के पर्दे हिल रहे होते हैं हवा से। टाइम
तकरीबन दोपहर के 1 हो चुका था और यहाँ पर जो क्लैर है वो उठती है और वो बोलती है यहाँ पर अभी तक अंधेरा है। उसे बाहर से आवाजें आ रही थी, लोग बोल रहे थे कि जल्दी करो, जो पौधे लेडी के बाहर पड़े हुए हैं उन्हें उठाकर ग्रीन हाउस में रखो, वरना इस टाइफून के चक्कर में ना ये तो पौधे जो है बर्बाद हो जाएंगे। और सारे लोग जो है इस तरह कामों में लगे होते हैं। क्लैर उठती है और खिड़की से बाहर देखती है लोग काम करते हुए, कहती है शायद अभी भी रात हो रही है, मैं बात नहीं सो जाती है। सोचते हुए ना वो चादर लेकर लेट जाती है, लेकिन इतने में उसे किसी की आवाज आती है, क्लैर क्लैर चिल्लाने की। और उसके ऊपर जैसे किसी का हाथ आता है वो चिल्लाते हुए उठती है। यहाँ पर कोई और नहीं, पैनी थी। वो बोलती है क्लाई क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? और क्लाई तो लिटरली रोने वाली हुई थी। वो उठती है और कहती है नहीं नहीं बस पैनी कोई बात नहीं, मैं उठ सकती हूँ। और वैसे भी इतनी रात हो रही है, आप यहाँ पे क्यों आई है? तो पैनी बताती है कि नहीं रात हो रही है, अभी तो दोपहर हो चुकी है। क्लैर कहती है क्या वाकई दोपहर हो गई है? तो पैनी कहती है हाँ। चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को कंघा कर देती हूँ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। और यहाँ पर जो क्लैर है वो भी दिल में यही सोचती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी में टाइफून कैसे आ सकता है, ये नाम की चीज है। फिर वो बोलती है ठीक है दीदी मैं बाहर आती हूँ, आप जाए। तो पैनी ये कहके बाहर चली जाती है। क्लाई बाहर आती है और पैनी जो है उसके बालों को कॉम्ब कर रही होती है, कंघा कर रही होती है। और पैनी वो क्लाई जो है वो ऑलवेज बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, वो कहती है ओ मिस पैनी जो है मेरे बालों को कंघा कर रही है। खैर उसे डायलन की वापस वही सारी बातें याद आती हैं। फिर सोचते हुए वो कहती है बात मुझे पैनी से डिस्कस करनी चाहिए, और वो फिर पीछे मुड़ती है। पैनी उससे पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है? तो वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं मैम। और मैं उसी बात को यहाँ पे जो पैनी है वो बोलती है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, अगर कुछ है ऐसा जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो। तो बोलती है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इतने नहीं, पैनी बोलती है कि ये वही स्कार्फ है जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे याद है तुमने अब तक इसे संभाला हुआ है। क्या बोलती है आपको सच्ची से याद है? मैंने कहती हाँ ऑफकोर्स, मुझे तुमसे जुड़ी हर बात याद है। ये वही स्कार्फ है जो मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम मुलाकात में दिया था। मुझे सुनकर यह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दिल में सोचती थी मुझे सच्ची से याद है, वाकई ये वही लेडी है जो बहुत ज्यादा जेंटल और स्ट्रॉन्ग है। वो है जो हर सब कुछ कर सकती है, वो जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बिल्कुल सब मेरे सामने खड़ी हुई है। खैर यहाँ पर पैनी को देखते हुए क्लेयर बोलती है कि लेडी मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। और जिसे सुनते ही ना पहली रुक जाती है। क्लैरो से बताती है कि दरअसल जब आप बेहोश थी मुझे किसी ने बताया कि आप हमें छोड़ के चली जाओगी, अब हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं होगी। ये सच है, मुझे इस चीजों के बारे में सोच के बहुत डर लग रहा है। पेनी बोलती है कि क्लैर तुमने ये क्या बोला? तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। ये कहते ही जो चीजें थी इनके वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, जैसे कुछ इविल चीज होती है ना, ऐसे डरावना सा हो जाता है सब कुछ। फिर देखकर क्लैर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बोलती है क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मिस पेनी? पेनी कहती है हाँ क्योंकि तुमने मेरा जो प्लान है वो सब बिगाड़ दिया, यकीनन यहाँ पे कोई बग आ गया होगा यार, ये एरर आ गया होगा, मुझे सब कुछ रिवर्स करना होगा। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब दोहराया जाएगा। ये कहते ही टाइम जो है वो रिवर्स हो जाता है और क्लैर को वापस बिस्तर में चली जाती है। मतलब वही टाइम जब वो उठी थी और उसने देखा था कि वक्त क्या हो रहा है। वो बाहर देखती है कि लोग वापस वही बातें कर रहे होते हैं कि जल्दी से पौधे उठाओ और जगह पर रखो ग्रीन हाउस के अंदर, इससे पहले इस टाइफूड की वजह से पौधे जो है वो बर्बाद हो जाए। क्लैर बाहर देखती है विंडो से और सबको कामों में लगा हुआ देखती है, तभी उसकी कंधे में वापस किसी का हाथ आता है जैसे ये पहले आया था। और कोई चिल्लाता है कि क्लैर क्लैर। इसे सुनकर क्लैर डर जाती है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में कार्लोस बोलता है यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? मुझे याद है अभी कुछ देर पहले ही मैंने काफी सारा काम कराया है मजदूर के साथ मिलकर, और अभी कुछ मिनट बाद मैं दोबारा उस जगह पे आ गया हूँ। जो काम मैंने करवाया था वो सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। टाइलन टाइलन बोलता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मसला ये नहीं है कि काम जो हमने किया था वो दोबारा खराब हो गया है। मसला ये है कि ये चीज से हम लोग को फील हो रही है। यहाँ पर बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल महसूस नहीं हुई कि वक्त पीछे गया है। शायद ये इसलिए हो सकता है कि उस वक्त जब पैनी के ऊपर वही पावर्स आ रही थी तब वो उसकी सबसे ज्यादा तरीके से ही मुमकिन है। इतने में जो क्लैर है वो भी इन लोगों के पास आ जाती है और डायलॉग बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्या उस लेडी ने जो बात की वो ठीक है? क्लैर बोलती है हाँ मुझे भी कुछ चीजें अलग लग रही है, मुझे वो सब चीजें याद है जो हमारे साथ हुई अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों लेडी ऐसे बिहेव कर रही है, लेकिन कुछ डिफरेंट है उनमें। क्या वो वाकई गॉडेस बन गई है? वो एक प्लेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन क्या वाकई उसे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा? ना प्यार ना नफरत ना कुछ और चीजें, ना कोई उम्मीद, सब कुछ क्या खत्म हो गया उसके दिल में? हमें माफ करना, मेरे ख्याल से हमें जाना होगा, तुम लोग को मेरे साथ कुछ देर वॉक के लिए चलना होगा। ठीक है डायलॉग उन लोग अपने साथ ले आता है। पहले हमें मॉडर्न वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ से यूजली सॉन्ग पाई है, उसकी सोल जहाँ से बिलोंग करती है। इस जगह पर ये लोग कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और वही लड़का यानी कि जीन्स वो खाना खा रहा होता है, लेकिन वो इतना कपकपा रहा होता है कि उसके हाथ में चम्मच भी छूट जाता है। वो बोलता है डैम इट, इतने में वो दूसरा लड़का उसके पास आता है जो कि उस वक्त प्रोग्रामिंग कर रहा था, और एंडलेस के साथ जो लड़का गया था ना गेम के लिए, वो लड़का आता है और स्क्रीन खा के कहता है कि तो तुम इतने कमजोर हो गए, तुमसे समझ भी नहीं उठाया जा रहा। इसे सुनकर जो जेम्स होता है वो कहता है तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पर खैर खबर लेने नहीं आया, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कंट्रोल दे दो ताकि मैं गेम में जाकर उस लड़की को बचा सकूँ। जिसे सुनकर जेम कहता है क्या मतलब तुम मुझे बचाने जाओगे? मैंने कहा ना तुम लोगों में से कोई सी मदद नहीं कर सकता और किसी को इजाजत नहीं गेम में दोबारा जाने की। जिसे सुनकर वो लड़का बोलता है वो हमारी कोवर्कर है, वो हमारे साथ काम करती थी, बस ऐसे कैसे मुश्किल में रहने दे सकता हूँ? मुझे लगती है ना तुम उसकी मदद करना नहीं चाहते, इसलिए मुझे जाने दो जेम्स। जेम्स बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम उसे कितनी फिक्र हो रही है। जिसे सुनकर वो लड़का बोलता है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मगर मैं फिर भी इसकी मदद करूंगा। जेम्स बोलता है तुम क्या करोगे मदद करके? तुम जाओगे उसे समझाओगे कि बाहर आओ, यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें उस जिंदगी को जीना होगा। तुम उसे बताओगे कि हम लोग एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो उस दुनिया में वापस आ जाए जहाँ पर उसे कोई प्यार नहीं करता। क्या तुम वाकई ये सब करोगे जाकर अंदर?
अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं सभी कुछ कोशिश कर चुका हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का दूर जाके बैठ जाता है। जेम्स बोलता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने उसे सब कुछ समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझना चाहती। वो उसने मुझे अपनी वो जगह दिखाई जहाँ पर उसकी डीपेस्ट मेमोरीज उसने लॉक करके रखी हुई है। मैंने उसकी हर चीज को देखा है। मैं जानता हूँ कि वो क्या महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी वो मेरी बातों को नहीं समझते। अगर वो चाहती है ऐसा ही होना तो मेरे खाते इन चीजों को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर कोई और शख्स दोबारा अंदर गया तो वो अपनी जिंदगी को उससे पहले खतरे में डालेगा। आगे में बताया जाता है कि जो जेम्स है वो बोलता है कि इस वक्त अगर उसको बाहर आना है तो उसे ही खुद को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा बाहर आने के लिए। जब तक वो नहीं चाहिए तब तक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुनता हुआ लड़का बोलता है कि अगर वो बाहर आना चाहे तो क्या फिर भी काफी हो जाएगा कि मैं चाहूंगी मुझे दूसरों से प्यार किया जाए। आपको अगर याद हो जब पैनी की बॉडी यानी कि सोल जो थी वो दूसरी जॉम्बी गेम के अंदर आई थी तो उसने एक पासवर्ड बताया था कि लोग मुझे प्यार करें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, और यही उस गेम का पासवर्ड था उसके अंदर आने का। फिर उसे बाहर आना है दोबारा, तो उसकी नींद पासवर्ड चेंज रहेगा। जेम्स कहता है हाँ ऐसा ही है, यही पासवर्ड रहेगा। कहता है बारिश के अंदर ना यहाँ पर ये तीनों आयलेस टायलेट और क्लैर कुछ ढूंढते होते हैं। यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद ना इन लोग को एक पेंटिंग मिलती है मिट्टी के अंदर दबी हुई। डैनियल उस पेंटिंग को निकालता है और कहता है कि पेंटिंग बहुत अजीब सी है, इसके अंदर तीन लोग हैं। आरिफ बोलता है मुझे समझ नहीं आया कि कैसे आके यहाँ पे पेंटिंग मिलेगी। जिसे सुनकर डैनियल कहता है उस वक्त जब वो लेडी हमें बातें बताई थी तब मुझे एहसास हुआ हमें यहाँ पर आना चाहिए। यार क्लैर बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा बारिश हो रही है मगर फिर भी मैं भीग क्यों नहीं रही, ना ही ये पेंटिंग भीग रही है। ये कुछ अजीब है। यहाँ पर काले से पूछता है कि वैसे डायलन तुम्हें इसका कैसे मालूम हुआ कि पेंटिंग यहीं दबी मिलेगी। तो यहाँ पर डायलन बोलता है जब वो लेडी हमें बातें बताने की कोशिश करी थी लेकिन नॉइज की वजह से शोर की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो इसी वक्त इसी जगह पर मौजूद थी। हमारे बीच में एक फील्ड काट के गई थी, मुझे लगा उसी जगह पर आकर ढूंढना कुछ ठीक होगा, मुझे कुछ क्लूज मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर तीन लोग हैं, एक गॉडेस ऑफ लाइट, एक गॉडेस ऑफ और साथ में आपको पता ही है एक सॉन्ग पीछे है, ठीक है, ये तीन लोग यहाँ पे मौजूद है। इस पेंटिंग को देखते हुए ना ये लोग बोल रहे होते हैं, कारिस बोलता है कि ये पेंटिंग है किसकी, और वैसे भी प्लेस मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से चलना चाहिए। तो डायलन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं और कोई क्लू क्यों नहीं मैंने, और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए ना हमें उसका मतलब कुछ भी मालूम नहीं। मेरा ख्याल है हमें जल्दी जाना चाहिए, सब पहले हम पहले को अपनी तरफ अटैक कर ले। यार उस पेंटिंग की तरफ देखते हुए ना दूसरी सॉन्ग को टच करती है और कहती है ये औरत मुझे फैमिली लग रही है। वही कहती ना वो पता नहीं कुछ मैजिक पास होता है और क्लैर जो थी उस पेंटिंग के अंदर चली जाती है एक अलग से वर्ल्ड में जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स खिल रहे होते हैं। और क्लैर जो थी वो पैनी की गोद के अंदर लेटी हुई थी। यहाँ पे क्लैर उसकी आंखें खोलती है, सामने देखती है पैनी को, और वो पैनी बोलती है कि तुम उठ चुकी हो। जिसे सुनते ही ना क्लैर वो बैठी है और कहती है बस पैनी आप यहाँ पर है। और पैनी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और बड़ी भी थी। खैर जो क्लैर है वो बोलती है मैं सपना देखने नहीं सोते हुए हमने आपको जितनी काटी है पैनी में छोटी सी हुई इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो मैंने इसी गार्ड को हाथ लगाता है उसके मुंह को पे देती है और कहती है कि नहीं तुम सपना नहीं देखती, इस वक्त तुम जहाँ पर हो वो बहुत प्यारी जगह है। और तुम्हें पता है क्या है, मैं यहाँ पे टीचर देख रही हूँ। यहाँ पर वो उसकी गले लग जाती है उसकी बात सुनने बगैर ही, और वो बोलती है मुझे हमेशा से मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस पैनी, आपकी पसंद के कपड़े, आपकी पसंद का रंग, हर चीज जो आप सोचती है मुझे हर चीज मालूम है मिस पैनी। और मुझे लगा था मैं आपको खोने वाली हूँ लेकिन शुक्र है मैं आपसे वापस मिल गई। यहाँ पे क्लैर बोलती है कि कौन सी जगह है, तो पैनी बताती है वो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर ना मैं लोगों का फ्यूचर क्रिएट कर रही हूँ। जिस सुनता है क्लैर बोलती है क्या मतलब, तो पैनी बोलती है क्लैर क्या तुम चाहती हो तुम्हारी एंडिंग में कुछ स्पेशल हो। तो क्लैर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं एंड पर ना उसके साथ रहूँ। पैनी बोलती है कि तू बताओ तुम किससे प्यार करती हो। क्लैर कहती है लेडी आपसे प्यार करती हूँ। जैसे सुनने के बाद पैनी कहती है तुम झूठ बोल रही हो। क्लैर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। पैनी कहती है तुम्हें याद होगा शायद, तुम्हें याद हो कि एडना उसने तुम्हें कंट्रोल किया था और तुम पर मैजिक किया था कि तुम मुझसे प्यार करो। इस वजह से मेरी ख्वाहिश है जिससे तुम मुझे प्यार करती हो, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात सुनकर थोड़ा सा लाइक इमोशनल हो जाती है, वो बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बोलती है अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम पर जो मैजिक मैंने कास्ट किया था और जो विश मैंने की उससे हटा दूं, या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी क्लैर। पर ये कहते हो ना उसके ऊपर एक अजब से मैजिक कर रही होती है और उसे पूछती है तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी। एपिसोड के सेट में कायरस कहता है कि ऊपर के पार्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा मैजिकल स्पेस है, मुझे लगता है क्या जो है वो इस जो मैजिकल स्पेस है यहाँ पर अंदर चली गई है इस पेंटिंग के, मुझे जाना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। क्या मैं जाऊँ? टैलेंट टैलेंट कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए कायरस। कायरस कहता है क्यों? वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आता इस मोमेंट से जब से हमने सस्पेक्ट किया कि क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है और चीजें अलग हो रही हैं, तब से हम लोगों ने जिस भी चीज का क्लू ढूंढा वो बदल गया, हर चीज डिफरेंट हो रही है। मेरे ख्याल से जब वो इस पेंटिंग में चली गई है तो उसके यहाँ से लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम भी चले जाओगे तो तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे। कालिशी बात सुन के कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मौत से डर कर यहाँ से भाग जाऊंगा? अगर मुझे पता भी हो सामने मेरी मौत है तभी मैं किसी की मदद करने से नहीं देखूंगा। जिसे सुनकर डायने कहता है मुझे इस बात पे यकीन है, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो यहाँ पर पैन जिसे जब मालूम होगा वो फैमिली जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है हमेशा जिसे बचा रही है वो उन्हें बचाने के लिए दोबारा प्लान को रिवर्स करेगी, जो कि और खतरे की बात बनेगा। ये बात सुनकर जो वायरस होता है वो बोलता है डायना अगर तुम चले गए
तो यहाँ पर किंगडम को कौन संभालेगा? पैनी कहता है कि किंगडम को संभालने के लिए कोई और आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं लौटू ना तो लोगों को कह देना मैं जो क्लैर है उसके साथ फरार हो गया। यहाँ पर पैनी को अगर मालूम हुआ कि तुम लोग यहाँ पर नहीं हो तो मुझे यकीन है वो तुम्हारे दिमाग को दोबारा पलटाएगी और दोबारा टाइम को रिवर्स करने से चीजें और भी ज्यादा वर्स हो जाएंगी। कार्लस, तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। कार्लस बोलता है मैं समझ गया, मैं इस बात के ऊपर अमल भी करूंगा, मगर यहाँ पर एक बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब उसने कहा कि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है, हमें प्यार करिए, तब उसने मुराद से मैं और मेरी फैमिली नहीं था। वो तुम दोनों को भी उतना ही वैल्यूएबल समझती है अपने लिए, और उसकी इस तरह मत समझो। पहले मैं बताया जाता है पेंटिंग के अंदर ना, जहाँ पर वही सीन दोबारा होता है जहाँ पर तो क्लैर है वो रो रही होती है पैनी के सामने, और पैनी बोलती है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जो मेमोरीज है उसे मिटा दूं, और जो मैंने तुम्हारे लिए विश मांगी थी कि तुम मुझसे प्यार करो उसे मैं दोबारा रिवर्स कर दूं। ये बात सुन के क्लैर कहती है कि नहीं। पैनी कहती है तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठी हूँ? जिसे सुनकर क्लैर कहती है नहीं। यहाँ पर क्लैर अपने हाथों को नीचे करके कर देती है, और फिर यहाँ पर पैनी कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि जब मैंने कहा कि ये जो तुम मुझसे मोहब्बत करी हो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ख्वाहिश की वजह से है। तो क्लैर कहती है नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। ये बस ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि अगर ये मोहब्बत जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से भी है ना, तभी तुम इसे मत मिटाओ। अगर ये इतनी ही बुरी है तो क्या मैं इसे रख नहीं सकती? प्लीज इसे मुझे रखने दो। जिसे सुनकर पैनी बोलती है कि क्लैर तुम वापस चली जाओ, और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को ले आती है। क्लैर बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें लेकर जाऊंगी। इतने में ये सारे सोल्जर्स क्लैर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पैनी कहती है यहाँ पे से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। क्लैर कहती है हाँ मुझे मंजूर है, ये लोग मुझे मार दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हें लेकर ना जाऊं। यहाँ पर पैनी दोबारा बोलती है क्लैर यहाँ से चले जाओ, ये गॉड का कमांड है। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा उदास सी शक्ल बनाई होती है और अपने मुंह को फेर देती है। यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही क्लैर उनके ऊपर अटैक करती है और पैनी के सामने एक उसके सोल्जर को मार के फेंक देती है। यहाँ पे वो बोलती है जब मैंने कहा कि मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारी फीलिंग अपनी दिल में जो फीलिंग है उसे खत्म नहीं करना चाहती, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि सिर्फ फीलिंग्स को लेकर मैं वापस जाऊंगी, मेरा मकसद था कि मैं तुम्हें भी लेके वापस जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा पैनी। ये बात तुम्हें समझनी होगी। यहाँ पे पैनी बोलती है कि तुम करीब मत आओ, जो मैंने कहा है उसे सुनो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो मुझे यकीन है तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगी। क्लैर बोलती है अगर ऐसा है कि मुझे यहाँ से जाने तुम अगर मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स करोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी सिवाय अपनी जान लेने के लिए। कहते हुए वो अपने ही जो वो होता है ना डैगर होता है उसको अपने गले के ऊपर रख लेती है और कहती है अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार सकती हो, तो मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पैनी बुरा मतलब बहुत ज्यादा उदासी वाली शक्ल बनाती है और उसको रोकने के लिए उसके हाथ से उस डैगर को दूर फेंकती है, और डैगर को दूर फेंकती है ना वो उस डैगर को वैनिश कर देती है, खत्म कर देती है और उसके करीब आगे कहती है कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकती, मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत एंडिंग सोची हुई है, तुम अपने आप को मार नहीं सकती यहाँ पर, तुम्हें वापस जाना होगा। क्लैर क्लैर बोलती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी सिवाय तुम्हें लिए बगैर। ये कहते ही ना वो उन जितने भी सोल्जर्स थे उनके पास एक लेकर डैगर लेकर ना वेपन लेकर उन पे ही हमला करना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। कहते हुए वो मार रही होती है लोगों को, और बहुत सारे जितने भी सोल्जर्स पैनी बना रही होती है उन सबको बारी जा रही होती है। पैनी बोलती है तुम करना क्या चाह रही हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं चाहती? और इसी तरह ना इन लोग की लड़ाई जो है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पे जो क्लैर है वो थोड़ी कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, खांसना शुरू हो जाती है। पैनी कहती है गिव अप कर लो और यहाँ से चली जाओ, तो क्लैर कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी और मुझे कभी इसका कोई रेग्रेट भी नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, मैं कभी यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो लड़ाई को कंटिन्यू करती है, लेकिन अचानक से एक जो हथियार था ना वो उसके शोल्डर पे आके लगता है और उसका खून निकल जाता है। यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, जैसे देखकर पैनी रोना शुरू हो जाती है, दिल में कहती है प्लीज क्लैर यहाँ से चले जाओ। तो क्लैर बोलती है मिस पैनी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपको पता है मुझे पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपकी बराबर हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कोई भी अपने आप को आपसे कम नहीं समझता सिवाय मेरे। मैं हमेशा आपको आपसे अपने आप से बहुत कम समझती थी, मैंने हमेशा आपके जो स्टेप्स उन्हें फॉलो किया, हमेशा आपसे प्यार किया और हमेशा आपकी इबादत की। अब मुझे फाइनली लग रहा है कि मैं आपके बराबर आ गई हूँ, आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ और मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। यहाँ पर वो सारे सोल्जर्स क्लैर के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पर जो क्लैर है वो खुशी खुशी स्माइल करते हुए मारी जाती है उन सोल्जर्स के हाथों। पेनी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और बहुत बुरा महसूस करती है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्लैर का खून हर तरफ बिखरा हुआ दिखाया जाता है, इसका मतलब क्लैर जो है वो फाइनली मर चुकी है और दिल में यहाँ पे पेनी बोल रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उन्हें मैं हर्ट करूंगी, मैंने क्यों ऐसा किया। इतने में से कोई बोलता है कि रो मत, और यहाँ पर कोई और नहीं डायलन था। यहाँ पे पेनी एक अजीब सी लाइब्रेरी के अंदर थी और बोलते हैं मैं वापस यहाँ पे कैसे आ गई। खैर यहाँ पर डायलन वो सामने बैठा हुआ था और पेनी वो बहुत ज्यादा रो रही थी। डायलन बोलता है कि वो खत्म हो गया। पेनी बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कार्लस कहाँ है। जिसे सुनकर डायलन कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, और जिस वक्त मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे पास यहाँ पे मौजूद किताबें थी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि किताबें किसी साइकोलॉजी या फिर फिजिक्स या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थी। ये किताबें किसी फैंटेसी से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि ये कहानी हर उस कैरेक्टर से जुड़ी हुई थी जिससे तुम कभी मोहब्बत करती थी या जिससे कभी तुम मिली थी, या वो शख्स जिससे कभी तुम्हारे अपनी मुश्किल बताई थी।
कभी कभार तो ये वो लोग भी थे जिनसे तुमने कभी मुलाकात तक नहीं की, उन सबकी एक हैप्पी एंडिंग तुमने लिखी है, जिसे देखा मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम्हें मालूम है क्लेयर, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो हमेशा तुम्हारे को चाहती थी, वो चाहती थी तुम्हारे साथ रहना। तुमने उसके लिए क्या किया, तुमने उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे पैनी कहती है कोई बात नहीं, उसकी कहानी यही थी, मैं उस टाइम को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है मैं उसे कभी भी बचा नहीं पाऊंगी। उसकी एंडिंग हमेशा यही होगी, जितनी भी बार मैं टाइम को रिवर्स करूँ उसकी एंडिंग से मौत ही है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने उसे रिवर्स नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये कहते हुए वो रो रही थी। यहाँ पर जो टैलेंट होता है वो कहता है यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक ही तो हुआ है। हमेशा तुम यही तो कहती थी पैनी, अगर वो मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, बाकियों की एंडिंग तो तुमने अच्छी कर दी ना। यहाँ पर जो पैनी थी वो कहती हाँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी डिजायर्स की वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी ख्वाहिशात की वजह से सब लोग इतना सफर कर रहे हैं, सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। डायलॉग उसे देख रहा था बहुत उदासी की शक्ल बना करना। खैर यहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम समझती हो कि तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हें यहाँ पे प्यार करता है, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हें मोहब्बत करता है, लेकिन ये सब सिर्फ मिसलीडिंग थी, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें नफरत करता था पैनी। जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा तुम लोगों के ऊपर अपना हुक्म चला रही हो उनकी मदद करने के लिए, तब मुझे तुमसे नफरत हुई। जब मैंने देखा तुम एक गॉड बनने वाली हो और अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना चाहती हो गॉड बनने के लिए, तब भी मुझे तुमसे नफरत हुई। जब मैंने तुम्हें देखा तुम हमेशा दूसरों की फीलिंग उन लोगों को कहती हो कि ओपनली अपनी फीलिंग शेयर करें, मगर हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखती हो, तब भी मुझे तुमसे नफरत हुई। सिर्फ मैं हूं जो तुमसे शुरू से लेकर आखिर तक नफरत करता आया हूँ। चलो अब इसे खत्म करते हैं पैनी, अब और दिखावा नहीं करते। प्लीज अब दिखावा करना बंद करो, मेरे सामने असल बन के रहो। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे कभी प्यार करता था। आगे हमें बताया जाता है एक लाइक पाइप था, उससे पानी निकल के बकेट के अंदर गिर रहा था। और यहाँ पर ये सब काम ना एमा छोटी सी जो बच्ची थी वो कर रही थी। यहाँ पर इतने में डॉक्टर आता है और एमा उसके पास भाग के जाती है। जिधर दूर ही ना डायलन और पैनी खड़े हुए इन दोनों को देख रहे थे। डायलन बोलता है तो तुमने इस बच्ची की भी हैप्पी एंडिंग लिखी, तुमने उसके बाप को भी ठीक कर दिया। पैनी कहती है कि हाँ, मैं हमेशा से चाहती थी कि सब लोगों की हैप्पी एंडिंग हो, मुझे ट्रेजेडी पसंद नहीं है। जिसे सुनकर डायलन कहता है लेकिन इस लड़की ने तो तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। पैनी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता उसने मेरे साथ क्या किया, और ये वैसे भी मैंने ये उसके लिए नहीं किया, ये मेरे लिए किया है मैंने। और तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। अगर कुछ भी मैं अपनी ख्वाहिश के आगे जाके करने की कोशिश करूँ तो प्लीज मुझे रोक लेना डायलन। अगर मैं अपनी सोच के अलावा अपनी सोच से हटकर कुछ करना चाहूँ तो मुझे वो मत करने देना डायलन। डायलन मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और उसके बाद होता है कि ये लोग जो दोनों थे ना उसी वर्ल्ड में रह जाते हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी थी वहां पर। और ये लोग वहां से लोगों की कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। हर एक शख्स की हैप्पी एंडिंग लिखते हैं, जैसे कि कार्लिस की हैप्पी एंडिंग लिखते हैं, फिर उन डॉक्टर्स की हैप्पी एंडिंग लिखते हैं जिन्होंने कभी इनकी मदद की थी। और इसी तरह इन लोगों ने हजारों बल्कि शायद 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त उस जगह पे गुजारा। इन्होंने हाइनेस की भी शादी लिखी लॉर्ड ग्लैंस्टोन की बहन के साथ, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइनेस की हैप्पी एंडिंग के लिए उन्होंने ऐसा लिखा। बताया है डायलन और पैनी की भी इस वर्ल्ड के अंदर शादी करवा देते हैं ताकि इन लोगों की एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। आगे बताया है कि काफी साल बाद इसने कभी सोचा नहीं था कि इस कहानी का भी एक लास्ट वॉल्यूम आएगा। पैनी कहती है ये लास्ट वॉल्यूम है तो बताओ डायलन, तुम अपनी एंडिंग क्या लिखना चाहोगे, ये तुम पर है। डायलन कहता है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। पैनी कहती है हाँ, तब तक जब तक तुम मेरी ख्वाहिश के खिलाफ जाके कुछ ना लिखो, तुम सब कुछ लिख सकते हो। डायलन कहता है ठीक है। फिर मैं डायलन डेवॉन श्राइन अपनी आखिरी किस्मत लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जब अपने तमाम तर मिशन फुलफिल कर दिया है तो मैं ये सब चीजें भूल जाऊं और दोबारा से अपने असल वर्ल्ड के अंदर लौट जाऊं। लेकिन हाँ, वहां पर लौटने से पहले मैं अपनी गॉडेस को जो हम सब से बहुत प्यार करती है और हमारे लिए बहुत मोहब्बत करती है, उसे भी अपने वर्ल्ड में लौटता हुआ देखूं। और जब वो दोबारा लौट जाए तो उसे मालूम होना चाहिए वो सब बातें जो इस दुनिया में उससे उन लोगों ने की वो सिर्फ झूठ था। और जैसे ही वो ये बात कहता है पैनी अपनी आंखें बंद करती है। और यहाँ पर उसकी ये बात मुकम्मल करते ही ना सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है और पैनी उस वर्ल्ड में लौट जाती है। यहाँ पर डायलन कहता है जब मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों ने जो भी तुमसे कहा वो सब झूठ था, तब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैंने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वो बात भी सिर्फ और सिर्फ झूठ थी। पैनी अपनी असल बॉडी में आंखें खोलती है और कहती है मैं ये बात जानती थी कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और तुमने वो सब बातें जो भी कही थी कि तुम मुझसे नफरत करते हो वो झूठ। अगले एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे ग्रीन हेयर वाली एक लेडी आती है और वो बोलती है कि जेम्स तुम यहाँ पर हो, और ये कहते हुए जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। जिसे देखकर ये ग्रीन हेयर वाली लेडी तो डरी जाती है और बोलती है प्लीज इस तरह मत लेटो, तुम तो मुझे डरा रहे हो, मुझे लगा तुम मर चुके हो और इस तरह फ्लोर के ऊपर लेटे हुए हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुका है, तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए था ना। यहाँ पर जेम्स बोलता है मैं घर जाके रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा था, खैर छोड़ो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। यहाँ पर वो लेडी बोलती है एक्चुअली तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से कॉल आया है। तो जेम्स बोलता है कि हॉस्पिटल से मेरे नहीं कॉल, वो लोग मुझे क्यों कॉल करेंगे, ये सोचते हुए वो फोन लेता है और कहता है हाँ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। और जैसे ही उससे सामने की तरफ से आवाज आती है वो चौंकते हुए उठता है और बहुत जोर से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर लेडी बोलती है कि प्लीज हॉल में ऐसे मत भागो, लेकिन वो अभी भी भागकर उससे मिलने जाता है और कहता है यूशी तुम यहाँ पर हो। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है देखता है यूशी वो थोड़ा बहुत चल रही थी और चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। खैर यहाँ पे यूशी से देख के पहचान जाती है और जिम्स वो तो परेशान होकर और बहुत हैरानी से उसे देख रहा था। खैर ये दोनों कुछ देर बाद ही ना हॉलवे में आकर थोड़ा सा बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए।
यूशी व्हील चेयर पे थी और फिर वो उसको पिंच करते हुए देख रही थी कि इस तरह तुम्हारी शक्ल दिख रही थी, नहीं नहीं इस तरह दिख रही थी। और बेचारा जेम्स तो कह रहा था आउच आउच मुझे दर्द हो रही है। खैर यूशी बोलती है काश मैं अपने आप को चुटकी काट के अपने आप को एहसास दिला सकती कि कौन सी हकीकत है और कौन सा ख्वाब है। जब से मैं उस लंबे सपने से जागी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज मेरी जिंदगी का ख्वाब था और क्या चीज हकीकत थी। वैसे उस ख्वाब में हर वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी, वहां पे लोग थे जो मुझसे प्यार करते थे। हाँ लेकिन फिर भी अब मेरे लिए मुश्किल हो रही है रियलिटी और इस ख्वाब में डिफरेंस फील करना। लेकिन फिर भी वो सब मेरे बेहतरी के लिए था। जिसे सुनकर जो जेम्स होता है वो कहता है चलो अब उन चीज़ों को भूल भी जाओ, अब तुम्हें दोबारा से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जब वो यूशी के चेहरे के ऊपर उदासी देखता है ना, वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मतलब तुम नहीं करने वाली, प्लीज अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से शुरू करो दोबारा यूशी। जिसे सुनकर यूशी कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी से मिलने के लिए, क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे। उसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है कि मतलब ये लोग एक गार्डन के अंदर बैठे होते हैं और एक बच्चा था जो दूसरे बच्चे से लड़ रहा था और कह रहा था कि वो मुझे दो। और यहाँ पर लेडीज थी जो उन बच्चों को रोक रही थी कि प्लीज मत लड़ो एक दूसरे से। और सामने बैठी हुई लेडी से बोलते हैं कि यार तुम्हारा बेटा है, इसे रोको ना, इससे ना लड़ क्यों रहा है सबसे। और फिर वो बोलती है मैं तुमसे बात करी थी तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो लेडी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। ऐसे में एक ओल्ड आंटी उससे बताती है कि उसके ऊपर इस तरह चीखो मत, उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मर गई है और उसे हमेशा उसकी याद रहती है, वो अभी भी शायद उसके सदमे में है, मुझे तो उस पर तरस आता है। यहाँ पर वो लेडी जो उस बेंच पे बैठी हुई थी वो सामने देखती है। खैर ये लोग जो लेडीज उससे लड़ रही थी कुछ देर पहले वो बोलती हैं हाँ ये कितना बुरा है ना, हमें उसके लिए तरस महसूस होता है। इतने में ही यूशी यानी कि जो यूशी सॉन्ग है वो उस लेडी के करीब आ जाती है और बोलती है कि मॉम काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई। और जैसे ही वो उसे देखती है ना, ये लेडी जो कि बेंच के ऊपर बैठी हुई थी उसके लिए वक्त जैसे रुक ही गया था। यहाँ पे यूशी बोलती है कि काफी टाइम बाद आपसे मिली हूँ, मुझे माफ करना कि आपके पास बहुत देर से आई। मैं वाकई आपसे बहुत पहले मिलना चाहती थी लेकिन हॉस्पिटल की वजह से मैं आ नहीं पाई। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई फौरन ही मैं आपके पास आई हूँ। जैसे यूशी से देखती है, यूशी की मॉम से देखती है, वो अपने आप को स्क्रैच करना शुरू हो जाती है जैसे कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बंदा करता है ना, अपने आप को चोट पहुंचा रही होती है। यहाँ पे यूशी जब उसे इस तरह का करते हुए देखती है वो बोलती है मेरे ख्याल से आप नहीं चाहते थे मुझे देखना, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिसे सुनकर वो अपने आप को और भी ज्यादा चोट पहुंचाती है और दिल में बोल रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इस तरह की चीजें क्यों महसूस हो रही हैं, आखिरकार इस मेमोरी को 20 साल गुजर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर यूशी की मॉम की कहानी बताई जाती है कि की मॉम को ना एक आर्ट स्कूल में हिस्सा मिलता है, एक मतलब एडमिशन मिलता है और उस आर्ट स्कूल के अंदर ना ग्लास से प्यारी प्यारी चीजें बनाई जाती हैं। जब उसने एक ड्राइंग बनाई, एक आर्टिफैक्ट बनाया, लोगों को वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा क्योंकि उसमें हर चीज बहुत ज्यादा फाइनेस्ट थी, कलर डिजाइन सब कुछ बहुत बेहतरीन था। सारे ने बोला तुम उस आदमी की बेटी हो ना जो बहुत ज्यादा मशहूर है। और यहाँ पर यूशी की मॉम बताती है कि मेरे फादर वो भी इस आर्ट के मामले में ना बहुत ज्यादा मशहूर थे और मेरे फादर की वजह से ना मुझे बहुत आराम से एक अच्छी जॉब मिल गई थी और एडमिशन भी मिल गया था। और मेरे पास एक बहुत अच्छा सा फियांसे भी था जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करता था, हर चीज में मेरी मदद करता था और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब मेरी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट चल रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। आगे में बताया जाता है कि एक वक्त रात के वक्त ना एक बार ये जा रही थी घर की तरफ, इतने में इसको इसकी फियांसे का मैसेज आता है कि शायद उसे एक्सपेरिमेंटेशन में लैब में टाइम लग जाएगा तो तुम अकेले घर चली जाओगी ना। तो ये बोलती है कि हाँ मैं अकेले घर चली जाऊंगी, तुम कॉन्सेंट्रेट करो, ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है। स्ट्रीट के ऊपर बताया बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसके कदमों के साथ इसको किसी और के कदमों की भी आवाज आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ये घबरा जाती है। ये पीछे मुड़ के देखती है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। घबराहट में अपने बैग को बहुत कस के पकड़ती है और तेजी से आगे बढ़ना शुरू करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा ही वक्त रह गया अपने घर पहुंचने के लिए, मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। ये सोचते हुए वो भागती है लेकिन वो शख्स जो उसके पीछे था वो और भी तेजी से उसके पीछे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये लेडी बोलती है कि मुझे क्यों अपनी सारी गलतियां पास में की गई याद आ रही हैं, उस वक्त से जब मैंने अपनी माँ से छिपकर कैंडीज चुरा के खाई थी और उस वक्त तक जब मैंने पेपर में चीटिंग की थी, मुझे हर एक गलती याद आ रही है। इतनी ही बताया वो लड़का इसके पास आ जाता है और वो इससे के साथ बदतमीजी करता है, उसे समझ गया होगा आप लोग, बहुत बहुत बुरे तरीके से हरेस करता है। यहाँ पर वो लड़की बेचारी वो रोड पे गिरी होती है, उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो बोलती है कि शायद मैं ये डिजर्व करती थी। आगे बताया पुलिस भी उस सीन पे पहुंच जाती है, काफी लोग उसको देख रहे थे। यहाँ पे पुलिस वो उसे कवर करती है क्योंकि उस बेचारी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। आगे में बताया जाता है जब यूशी की मॉम अपने घर पहुंची तो वहां पर उसके फादर को लगा ये सब उसने अपने जानबूझ के किया और अपनी गलती की वजह से उसके साथ ये सब हुआ है, जिसकी वजह से उसने उसको बहुत मारा है। यहाँ पर उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी उसके बाप ने उसे बहुत ज्यादा मारा और उसने बोला कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन वो सारी खराब हो गई है, वो लोग जो पहले मुझे इज्जत से देखा करते थे वो अब मेरा मजाक बना रहे हैं। यहाँ पर उसकी मॉम ने भी कहा कि चलो जल्दी से अपने बाप से माफी मांगो, इसमें तुम्हारी गलती है, उठो जल्दी माफी मांगो। ये कहते हुए उसने उसको उठाया। यहाँ पर उसका बाप वो भी उसे मार रहा था और उसकी माँ वो कह रही थी कि तुमसे उससे माफी मांगो। यहाँ पर यूशी की मॉम ने पहली दफा उससे माफी मांगी और ऐसे ही चलते चलते उसने लोगों से माफी मांगी, फिर अपने फियांसे से माफी मांगी और पूरी जिंदगी वो बस माफिया ही मांगते रह गए लोगों से। उससे कभी भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। एंकर आती तो वो ये बोलती कि इसमें बच्ची की गलती है। बताया उसके बाद ना इसके यहाँ एक बेटी हो जाती है और लोग बोलते हैं कि इस बेटी बच्ची की गलती है, इसके लिए तो उसमें कोई कसूर नहीं है, प्लीज उसको इस चीजों की सजा मत दो। लेकिन यूशी उनसे भी माफी मांगती है, यूशी की मॉम। और बताया इस तरह चलते चलते वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। उसने जिंदगी भर से वो सिर्फ लोगों से माफी मांगना सीखा, किसी ने उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, किसी ने उसकी दुख को नहीं देखा कि वो किस चीज से सर्वाइव करे, किस चीज से गुजरी है। सब कुछ सिर्फ उसकी गलती दिखती थी।
यहाँ पे यूशी की मॉम जब भी यूशी को देखती थी, उसे वही इंसिडेंट याद आते थे जिसकी वजह से वो कभी भी यूशी से वैसे प्यार नहीं कर पाई, उससे कभी जुड़ नहीं पाई या उसे उस तरह की मोहब्बत नहीं दे पाई। यूशी भी अब इस बात को समझ पा रही है और इसलिए वो अपनी माँ के पास आई थी। यहाँ पर वो जैसे ही जाने लगती है, उसकी माँ उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। यूशी बात सुनकर रुक जाती है। उसकी माँ बोलती है मुझे कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जो भी मेरे साथ हुआ उसमें शायद मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिरकार तुम तो बच्ची थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर यूची उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है मॉम आप क्या कह रही हो। वो बोलती है हाँ जो कुछ हुआ इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जैसे सुनकर यूची बोलती है स्टॉप मॉम, आप ये क्यों कह रहे हो बार बार, प्लीज मुझे माफी मांगना बंद करो। आप कब तक पूरी जिंदगी एक दूसरे से माफी मांगते रहेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हम लोग विक्टिम है, हमारे साथ कुछ जुल्म हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हम क्यों किसी से माफी मांगे। लोगों को समझना चाहिए कि आप हो जिसके साथ गलत हुआ, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। फिर वो अपनी माँ के पास बैठ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मुझे माफ कर दो मॉम, हमें एक दूसरे से माफी मांगना बंद करना चाहिए। अब लोगों को पता चलना चाहिए ये हमारी गलती नहीं, ये दूसरों की गलती थी। ये जिसकी गलती है उसे हमसे माफी मांगनी चाहिए। और ये कहते हुए ना वो अपनी मॉम को कन्फ्रंट कर रही होती है। इतनी में बारिश होना शुरू हो जाती है, तो यूशी उन्हें अपने घर ले आती है उठाकर और साथ में उसके बेटे को भी ना अपने साथ ले आती है और उसके बालों को पोंछने के बाद कहती है क्या मैं तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो बच्चा बोल रहा है मुझे कार्टून देखने हैं। यूशी बोलती है आखिरी वाले रूम में जाओगे, वहां पे तुम्हें टीवी मिल जाएगा, जहाँ पे जाकर ना तुम कार्टून देख लो। तो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मॉम क्या मैं आपको कुछ कपड़े ला दूं कपड़े बदलने के लिए। तो यूशी की मॉम वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। तो यूशी उसको मतलब बेहतर महसूस कराने के लिए बोलती है कि ठीक है फिर मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। और ये कहते हुए ना वो उसके लिए कॉफी बनाकर टेबल पे रख देती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही खामोश बैठे थे, बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। लेकिन फिर यूशी वो पीती है, कॉफी पीती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इनसे कैसे बात करना शुरू करूँ। यहाँ पे यूशी की मॉम फिर बोलती है मैंने सुना था तुम कॉमा में थी, तुमने कॉमा से ना उठने की कसम खा रखी थी, तो तुम कैसे उठी, तुमने कैसे अपने दिल को बदल लिया, कैसे तुमने अपना इरादा बदला। जिसे सुनकर यूशी कहती है कि वैसे अगर मैं आपको इसे बताऊंगी तो मुझे यकीन है मैं आपको बहुत ज्यादा एम्बेरस महसूस करवाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने वहां पर कुछ लोगों को ऐसा देखा जो मुझसे प्यार करते थे और वो फीलिंग्स वो सच थी, वो वाकई मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए मैंने अपना मन जो है वो बदल लिया और उनके पास से दूर आ गई। बेशक आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपकी से प्यार की मोहताज थी। मैं चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करें, मुझसे माफ कर दें। मुझसे जो गलती हुई या मेरी वजह से जो गलती हुई उन्हें माफ कर दें। लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ शायद मेरे पैदा होने के बाद ही मैंने ये हक खो दिया था कि मुझे आपसे प्यार मिले। आखिरकार ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था आपकी जिंदगी में। यूशी की मॉम कहती है नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूशी अपनी मॉम से कहती है यही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब आपकी वजह से हुआ हो। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और अब हमें एक दूसरे के सामने नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप मेरी मॉम हो, मैं आपके को बुरा नहीं मानती, ना ही मैं आपसे नफरत करती हूँ। जैसे सुनकर यूशी की मॉम कहती है तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाई, तकलीफ दी। जिसे सुनकर यूशी रोते हुए कहती है अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की तो ये झूठ होगा। मैंने एक वक्त था जब आपसे नफरत की थी। इतने में ही यहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और कहता है कि मॉम हम घर कब तक जाएंगे। जहाँ पर यूशी कहती है कि तुम्हारी मॉम आज रात यहीं रुकेंगी। और ये कहते हुए वो उठती है और बाहर की तरफ जा रही होती है और उसके बाद अपनी जेब से ना घर की चाबी निकाल कर यूशी की मॉम को देती है, अपनी मॉम को। और कहती है वैसे ये घर जिसे आप इस वक्त इस स्टेट में देख रहे हो कभी भी ऐसा नहीं दिखता था, क्योंकि जो भी पैसे मैं कमाती थी वो गेम पे उड़ा दिया करती थी, तो मैंने बहुत मेहनत से इस घर को इस स्टेट पे लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शौहर और बेटे को जब यहाँ पर लाएंगी तो आपके लिए बुरा नहीं होगा। आप हमेशा यहाँ पर खुशी से रहना मॉम। ये कहते हुए वो जा रही होती है तो यूशी की मॉम कहती है मगर तुम कहाँ रहोगी। तो यूशी बोलती है मेरे बारे में मत सोचो, मुझे कहीं और जाना है एक इंपॉर्टेंट काम से। तो मेरी फिक्र मत करो, बस आप खुश रहना और कभी किसी से माफी मत मांगना। जो भी मेरे साथ हुआ या आपके साथ हुआ उसमें कोई आपकी गलती नहीं थी मॉम, वो सब किसी और की गलती थी। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें मॉडर्न बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर यूशी के पाँव आते हैं गेम डेवलपिंग की कंपनी के अंदर। यहाँ पर जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। हाय जेम्स बोलता है तो तुम इतने तैयार हो, मतलब कि तुम पूरा माइंड बना कर आई हो ना कि तुम इसे साइन करोगी। और ये बात वो बहुत ज्यादा उदासी से कह रहा था, जिसे सुनकर जो यूशी होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स। और फिर हमें पीछे से दोबारा इनके सीन सिखाए जाते हैं जहाँ पर जो जेम्स होता है वो गुस्से से उठकर बोलता है कि रुको, तुम ये मत कहना मुझे कि तुम ये करने वाली हो। तो यूशी बोलती है ऑफ कोर्स मैं ये करूंगी, मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं सारी चीजों को खत्म कर सकूं और दोबारा जा सकूं। जिसके बाद यहाँ पर जब यूशी से देखती है तो कहती है प्लीज मुझे इस तरह का लुक सैड लुक मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है और यही बेहतर सॉल्यूशन होगा। ये सोचते हुए वो जब साइन करी होती है उसी पेपर के ऊपर, तो जो जेम होता है वो उसके हाथों को रोकते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों तुम अपनी सारी चीजों को जो यहाँ पर है उन्हें छोड़कर उस दुनिया में दोबारा जाना चाह रही हो। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। जिसे सुनकर यूशी बोलती है मुझे यकीन नहीं आ रहा एक गेम डेवलपर मुझसे ये बात बोल रहा है। जिसे सुनकर जो जेम्स होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगा, मुझ पे हंसो मत, मैं ये कहना चाहता था। जिसे सुनकर जो यूशी होती है वो कहती है इस तरह की बातें मत करो, इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं है। वैसे भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मुझसे प्यार नहीं करते और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करो। ऐसे भी इस दुनिया में लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं ठीक रहूंगी अगर मैं वहां चली जाऊंगी। ये सोचते हुए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और जेम्स यहाँ पे कोडिंग शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम अपनी सारी चीजों को यहाँ पर छोड़ के जाना चाहती हो। तो पैनी यानी कि यूशी कहती है कि यहाँ पे वैसे भी मैंने कौन सा कुछ खरीदा था, जिसे छोड़ दूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे जाना है। और फिर यहाँ पर वापस जो यूशी है वो पैनी की बॉडी पे चली जाती है। अभी वो बोलती है वेलकम बैक उन लोगों को जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या वो लोग जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। हर शख्स को जो मेरी इस दुनिया में बिलोंग करता है, हर सब उन सबको वेलकम बैक। यहाँ पे ससुरा जैसे ही पैनी को देखती है होश में आते हैं और रोने वाली हो जाती है। और फिर वो यहाँ पे पैनी बोलती है बेशक ये इमेजिनरी वर्ल्ड हो लेकिन ये वही वर्ल्ड है जिसके अंदर मैं हमेशा से रहना चाहती हूँ। यहाँ पर वो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, ये सोचते हुए वो हंसती है। आगे वो हमें वो बताती है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया कैसे बनी है, ये कोडिंग से बनी है या किस तरह की दुनिया है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर से मैं बिलोंग करती हूँ। अगले एपिसोड में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की लाइफ जो है वो नॉर्मल रूटीन पर दोबारा आ गई है। यहाँ पे पैनी को कोई बोलता है कि लेडी मॉर्निंग हो गई है चले उठ जाइए, लेकिन पैनी बोलती है नहीं अभी भी मुझे थोड़ी देर सोना है। ये सोचते हुए जैसे ही करवट लेती तो उसके सामने क्लेयर सो रही थी, जिसे देखकर वो चौंकते हुए उठती है और चिल्लाती है, कहती है क्लेयर तुम यहाँ पे कैसे आई। तो क्लेयर बोलती है गुड मॉर्निंग लेडी पैनी। पैनी बोलती है गुड मॉर्निंग वगैरह बाद में कहना, तो मुझे बताओ तुम अंदर कैसे आई। मुझे याद है अच्छे से कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद अच्छे से पहले विंडो चेक की थी, फिर मैंने डोर को अच्छे से बंद किया था, सब कुछ मैंने बंद किया था, बताओ तुम अंदर कैसे आई। ये कहते हुए उसके गाल को पिंच करी थी और फिर हमें यहाँ पे बताती है क्लैर कि मैं पीछे बैठ के नीचे छुपी हुई थी, मैं तो गई नहीं थी। यहाँ पे पैनी बोलती है तुम क्या अजीब वो गरीब हरकतें करती हो, मुझे तो लगता है तुम कभी कभी मेरे वहम हो, तुम हकीकत मेरे सामने होती हो मुझे पता भी नहीं चलता। खैर यहाँ पर जो क्लैर है वो तो बहुत खुश होती है। फिर वो बोलती है मैं यहाँ पर सोई थी ताकि मैं आपको जल्दी उठा सकूं क्योंकि आखिरकार आज हमने। और ये कह के वो रुक जाती है, मतलब वो कुछ छुपा रही थी, जिसे देखकर पैनी उठती है और वो बोलती है क्या मतलब तुम आगे क्या कहने वाली थी, बताओ मुझे, अगर तुमने मुझे कुछ छुपाया ना क्लैर तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहता है वो गुस्से से क्लैर को देख रही थी। और क्लैर बोलती है अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी तो क्या मुझे सजा दोगे, दे दो दे दो। तो पैनी बोलती है हाँ मैं तुम्हें सजा दूंगी और तुमसे एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगी। जिसे सुनते ही क्लैर वो तो बहुत ज्यादा डर जाती है। और ऑफ कोर्स उसने सब कुछ बता ही दिया होगा पैनी को। आगे हमें बताया जाता है कार्लस और डायलन वो लोग इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं और देखते हैं सामने से जब ये लोग आ रही है तो जो पैनी है उसका मुंह गुस्से से वाला भरा हुआ है। और क्लाइव जो है वो मनाते हुए ना उसे आ रही है, तो जो कार्लस होता है वो कहता है देखो सुबह सुबह ही शायद इन दोनों की लड़ाई हो गई है, तुम देख सकते हो चेहरे से ये पैनी जो है वो कितना ज्यादा गुस्सा हुई भी है। टाइलन टाइलन बोलते हैं हाँ ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, चलो अब तुम दोनों अपनी जो ड्रामाबाजी है ना इसको बंद करो, चलो जल्दी चलो। इतने में पैनी बोलती है तुम दोनों अपनी ड्रामाबाजी बंद करो, मुझे बता दिया है प्लान है कि तुम लोगों का क्या प्लान है। जिससे सुनने के बाद कार्लस और जो डायलन है वो उसका हाथ पकड़ते हैं, वो बोलते हैं कि आफ्टर ऑल हमारा न्यू ईयर आने वाला है और जो प्लान है वो अगले हफ्ते के लिए, तो इस हफ्ते हम कुछ फन तो कर ही सकते हैं। ये कहते हुए ये लोग विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर मतलब सारी सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही होती हैं और जो पैनी है वो क्लेयर को अपने हाथ से जो कैडी होती है वो खिला रही होती है। और सारे लोग होते हैं, इन लोगों के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। यहाँ पे पैनी जो थी वो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो कहती है यहाँ पे मैं देख सकती हूँ हर कोई जो है वो नए साल के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशंस कर रहा है और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। इतने में ही वो लोग यहाँ पर ना एक जगह पे जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर आओ यहाँ पे कुछ यूनिक है और यहाँ पे कुछ जार्स पड़े होते हैं। जिसे देखकर पैनी और क्लेयर दोनों बोलते हैं कि क्या है, तो लोग यहाँ पर गार्डन बताते हैं कि इनमें से कुछ एक उठाओ, इनमें कुछ में ना कुछ विशेष होती है जिन्हें आप खुद भी लिख के रख सकते हो दूसरों के लिए और लोग भी आप लोगों के लिए रख के रखते हैं, आप उठा भी सकते हो रख भी सकते हो। ये स्ट्रेंजर्स की तरफ से होती हैं आप लोग के लिए विशेष। ठीक है, तो ये ना डायलन एक जार उठाकर पैनी को पकड़ाता है और कहते हैं चलो खोलो इसे, देखते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए इसमें क्या गुटलक और क्या विश निकलती है। पैनी कहती है एक ब्लेसिंग स्ट्रेंजर की तरफ से, ये क्या हो सकती है। सोचते हुए वो उस जार को खोलती है, उसके अंदर लिखा होता है क्या तुम्हें हैप्पीनेस मिल गई जिसको तुम ढूंढ रही थी। जिसे पढ़ते ही पैनी मुस्कुराती है और उसे समझ आ जाता है ये लेटर किसी और की तरफ से नहीं जेम्स की तरफ से आया है। खैर उसमें लिखा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो या तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये दुनिया हमेशा उन लोगों से भरी रहे जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें इन लोग का स्कूल दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। यहाँ पर बच्चों की आवाज आ रही होती है जो बोल रही होती है तुम्हें यकीन है तुमने इसे यहीं पे खोया था। तो दूसरी बोलती है हाँ, कहती है हाँ यहीं पर ही खोया होगा। ये सोचते हुए ना वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही वो बुशेस के करीब जाते हैं कि हो सकता है वो बुशेस में हो, वो वहां पर देखकर डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं कार्लस वो छुपा हुआ था और पता नहीं क्या कहीं पर ना दूरबीन से नजर दिख रहा था। खैर वो उन दोनों बच्चियों को देखते हैं चलाते हुए तो उन्हें खामोश करवाता है, कहता है प्लीज आहिस्ता बोलो। और इतने में ना वो लड़कियां बोलती हैं हमें माफ कर दो प्लीज प्लीज, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, मुझे पता था आप यहाँ पे छुपे होगे। खैर वो लोग आगे बढ़ते हुए बोलती है ये कार्लस ग्लैडस्टोन नहीं है, ये तो अपर क्लास में है ना, मतलब कि बड़ी क्लास में है, तो ये यहाँ भी क्या कर रहा है। इतने में दूसरी बच्ची बोलती है कि हाँ हो सकता है ऐसे कोई काम हो, वैसे इतनी अजीब हरकतें कर क्यों रहा है। खैर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हमें बताया जाता है कार्लस वो कर क्या रहा है, वो यहाँ पर से छुप कर ना उन सामने खड़ी हुई लड़कियों पे नजर रख रहा है जिनकी मदद पैनिंग कर रही है। वो कहता है मेरी बहन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तुम लोग सोचोगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं अपनी बहन की रखवाली कर रहा हूँ, वरना मुझे यकीन है ये लड़कियां वो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, तुम लोग उससे डिस्टेंस में रहो, उससे कम से कम 3 मीटर का तो डिस्टेंस में रहो ना, इतना करीब क्यों जा रहे हो उसकी। कहते हुए ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है मेरी बहन वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थी लेकिन जब से वो स्कूल आई है तब से तो वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है और ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा करीब है उससे, मेरे ख्याल से इन्हें उससे दूर रहने की बात करनी चाहिए। जब ये चीजें सोच रहा था ना इतने में इसके करीब में डायलन आ जाता है और यहाँ पर डायलन को देखिए वो गुस्सा करता है, कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
जिसे सुनकर एलन बोलता है, देखो बोल कौन रहा है जो खुद यहाँ पर छुपकर निगरानी कर रहा है अपनी बहन की। जिसे देखकर जितनी भी लड़कियां थी वो कह रही होती है, पीछे से आवाजें कौन कर रहा है। खैर ये लोग पीछे मुड़ते हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है ये डायलॉग जो है वो चुप कर आता है, कहता है हम दोनों की हालत जो है वो सेम ही है और हमारे इंटरेस्ट भी सेम है, हम यहाँ पर एक ही वजह से है, तो प्लीज छुप कर हम लोग तुम्हारी सिस्टर के ऊपर नजर रखते हैं कि वो सेफ है भी कि नहीं। ये सोचते ही ना ये लोग छुप जाते हैं और फिर यहाँ पर जो डायलन है वो बता रहा होता है कार्डस को कि मेरे पास प्लान है तुम्हारी बहन को सेव रखने का। तो कार्डस कहता है ठीक है ठीक है, फिर मुझे बताओ। इतने में बताया यहाँ पे जो क्लैर है वो भी आ जाती है, मतलब ये तीनों ही छुप के यहाँ पे नजर रख रहे थे। जिसे देखकर ये दोनों दोबारा बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि देखो बोल कौन रहा है, ये दोनों भी तो यहाँ पर है, अब मेरे बारे में पूछ रहे हैं। खैर ये लोग जब तीनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो पेनी आती है और इन तीनों को ना मारते हुए निकालती है। जिसे देखकर क्लैर बोलती है कि सबसे ज्यादा जो बम्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो आलू बने हैं वो मेरे सर पे क्यों बने हुए हैं, इससे सबसे ज्यादा मुझे क्यों मारा है। खैर आगे मैं बताया, पेनी कहती है मुझे माफ करना है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई, लेकिन तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, क्यों लड़ रहे थे बुशेस के अंदर। जिसे सुन के कायस बोलता है कि एक्चुअली हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि हम तुम्हारा ध्यान रख सकें, और बस इसीलिए यहाँ पर हम थे। और कार्लस तो दिल में बहुत ज्यादा उदास होता है कि इसने मुझे अपना बड़ा भाई भी नहीं कहा, इसने मुझे डायरेक्ट कार्लस को कह के बोला है, क्योंकि पेनी ने बोला था कार्लस डायलन यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो हमारे कैंपस में। खैर आगे में बताया जाता है कि डायलन जो है वो पेनी के पास जाता है और कहता है कि एक्चुअली पेनी हम तीनों ना बहुत ज्यादा कंसर्न थे क्योंकि तुम आजकल ना हमें इतना टाइम नहीं दे रही, और इसलिए हम लोग बस थोड़ा परेशान थे तुम्हारे हवाले से। जिसे सुनकर पेनी कहती है ओ तो ये बात है, मुझे माफ करना है, आगे से मैं इस पे काम करूंगी और मैं तुम लोग को भी वक्त देने की कोशिश करूंगी। तो डायलन कहता है कि हाँ अगर तुम मुझे वक्त दे ही रही हो तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा के डेट पे चलें। जिसे सुनकर आप पीछे से देख सकते हो दो डार्क शैडोज जो कि कार्लस और क्लैर के हैं, जो कि आकर एक इस पर ना हमला कर देते हैं और लिटरली इसको नॉकआउट कर देते हैं, मार देते हैं। फिर कार्लस जाके कबर खोद रहा होता है और क्लैर बोलती है हाँ जल्दी करो, जल्दी से इसको दफन कर देते हैं। यहाँ पे पैनी बोलती है एक सेकंड थोड़ी देर रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। इतने में ही क्लैर आ जाती है पैनी के पास और वो कहती है कि लेडी आपको ना लड़कों से दूर रहना चाहिए, लड़के बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे यकीन है आप पे हुक्म चलाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे, तो प्लीज आप मेरी बात सुने और आप मेरे साथ रहें, क्यों ना आप मुझे मौका दें आपके साथ रात गुजारने का, ताकि मैं आपके साथ आपका और भी ख्याल रख सकूं। जिसे सुनकर कार्य पीछे से आता है और एक ही मुक्के से पैनी जो क्लैर थी उसे भी गिरा देता है। यहाँ पे पैनी वो अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़ी रहती है। हारिस कहते हैं मैं गलत था, मुझे लग रहा था मुझे बाहर के लोगों से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन ये दोनों तो उन सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक है। पैनी यहाँ पे इन दोनों को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि ये दोनों मर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। है यहाँ पे कालिस बोलता है मेरे ख्याल से सबसे बचाने से तो बेहतर है तुम्हें मैं घर के अंदर कैद करके रखूं, शायद इस तरह कोई तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। पैनी तुम्हारा क्या ख्याल है। पैनी ये बात सुनते ही ना कार्लिस को भी मार देती है मुक्का जोर से। अब ये कहती है कि चलो अब इन तीनों को दफन कर देती हूँ, मुझे यकीन है आइंदा की बात ये तीनों किसी को नहीं देखेंगे। और ये सभी इसी के साथ हमारी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है, यही इस कॉमिक का एंड है। सो यस अभी इसी के साथ हमारी जो कॉमिक है वो एंड होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कॉमिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग को स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लाइन सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ दो। साथ ही साथ मुझे बताना है कि मैं सब जो पार्ट्स हैं इस कॉमिक के उन सबको कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, और इसके अलावा नई कॉमिक कौन सी लाऊँ या कौन सी नेक्स्ट कॉमिक एक्सप्लेन करूँ, आप लोग वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ प्यारे से कमेंट करना मत भूलना सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले नई वीडियोज़ लाने की। ओके देन अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। मतलब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।